अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और चूँकि कल का प्रोग्राम जो है वो आपने लाइव नहीं देखा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हम लाइव शो नहीं कर सके। लेकिन आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर कल के दिन की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी हैपनिंग हुई हैं जिसके बारे में आपने भी, अगर शाम की बात की जाए, रात की बात की जाए, तो वो ख़बरें जो हैं वो आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले इस दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ कि अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चूँकि रमज़ान शुरू हो रहा है, कल गालिबन नहीं तो परसों पहला रोज़ा होगा, लेकिन कल रात को ज़लज़ले के जो शदीद झटके पूरे पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते में महसूस किए गए हैं, उसके बाद ये दुआ है कि रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है तो अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर रहम करे और अच्छे से हम रमज़ान का आगाज़ कर सकें। और ज़लज़ले के जो शदीद झटके महसूस किए गए हैं, इसकी शिद्दत पूरे मुल्क में बताई जा रही है कि 6.8 थी, और अगर ख़ित्ते की बात की जाए तो 7.7 शिद्दत का ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। हरमीत पाजी भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके पास चलते हैं। हरमीत पाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रमज़ान की तैयारियां, कल से रमज़ान का मुबारक महीना जो है शुरू होगा, और इसके साथ साथ कल रात को जिस तरह ज़लज़ला आया और हमने देखा कि जिसकी जिस शिद्दत थी बहुत ज़्यादा थी, हमने महसूस की। और मुझे याद है कि इससे कबल जिस तरह ज़लज़ला लेकिन दौरानिया चौंके कम था, तो हमने अल्लाह ताला ने हमें उस नुकसान से बचाया। और हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम देख रहे हैं कि दराड़े मुख्तलिफ़ घरों में, यहाँ पे रावलपिंडी में एक 2-3 में भी हमने देखा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हमारे पास, तो वहाँ पे भी दराड़ें आई हैं। और इसी तरह सवात में तकरीबन 119 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, लेकिन जानी नुकसान की अभी तक कोई ख़बरें हमें मौसूल नहीं हुई। लेकिन ज़ख्मियों की जो खबरें हैं, जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी वो तस्वीर और वो जो विजुअल है वो अब टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी हमारे जो है वो आप भी देख रही हैं और हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की कुछ सड़कें, कुछ शाहराहों पर जिसकी वीडियोज़ अब आ रही हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया पर हम वो गर्दिश भी कर रही है, तो वहाँ पर भी हमने भारी नुकसान देखा है, लेकिन जानी नुकसान का भी की अभी तक इतलात नहीं हुई। इसी तरह हमने भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी जब हमने देखा कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए, अगर बड़ी दौरानिया कम था लेकिन शिद्दत ज़्यादा थी। और जिसकी वजह से मैं देख रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है सोहा के जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए उतरना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे हमारा जो रुझान है, या हमारे यहाँ ज़्यादा घर जो है टेरेस होते हैं, लेकिन अब हाई राइजिंग बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि E11 में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें, और कुछ वीडियोज़ जो CCTV कैमरों से और कुछ वीडियोज़ जो मोबाइल के ज़रिए बनी है, उसमें जब हम देखते हैं तो वाकई में खौफ और आस था। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह ताला जो है पूरी दुनिया को बचाए, क्योंकि इस किस्म के आफात हम ऑलरेडी अब टर्की में देख चुके हैं, जिस किस्म की हलाकतें हुई हैं, जिस किस्म से बच्चे, बूढ़े, जवान जो है वो हमने इमारतों के अंदर देखे, उनकी लाशें निकालते हुए देखी। तो यकीनन एक ऐसे मनाजिर हम पहले ख़ुद भी इससे गुजर चुके हैं, तो यकीनन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किस्म के आफात से पूरी दुनिया को बचाए। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी या शिद्दत की बात की जाए, जैसे कि हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, और आपने भी सुना होगा कि गहराई जो है वो 180 किलोमीटर थी, और शिद्दत जो है अगर पाकिस्तान में ख़ासतौर पर दूसरे सिटीज़ की बात की जाए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी, तो यहाँ शिद्दत 6.8 थी। लेकिन अगर ख़ित्ते की बात की जाए, जैसे अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो ख़ित्ते में इसकी शिद्दत जो है वो 7.7 थी। चूँकि तुर्की का जो ज़लज़ला है वो भी हम देख चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट ये कि फ़र्क सिर्फ इतना था, हरमीत आपने फील किया होगा कि कुछ सेकंड्स का ये ज़लज़ला था जो आया है, हिलाया और शिद्दत महसूस हुई और वापस चला गया। तुर्की में चूँकि तबाही इतनी ज़्यादा इसलिए हुई है कि वहाँ ये ज़लज़ला ठहरा रहा और आफ्टर शॉक्स काफ़ी आते रहे, और बाकायदा काफ़ी देर तक लोग हर चीज़ झूलती हुई महसूस करते रहे। अगर लाहौर में या मुख्तलिफ शहरों में आने वाले ज़लज़ले की बात करें तो चंद सेकंड का ज़लज़ला था, ज़्यादा ठहरा नहीं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तबाही इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर जहाँ बक होने वाले लोगों की तादाद की बात की जाए तो 9 से 10 ये तादाद अब तक कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऑन एंड ऑफ अब चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो जैसे वक्त गुजर रहा है कैजुअलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो जहाँ बक होने वालों की तादाद भी कम है, नुकसान भी कम है। लेकिन ये ऐसे एरियाज़ जैसे सवात की बहुत सारी फुटेजेस और वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं, ये वो
इलाके हैं जो कि पहले भी मुतासिर होते हैं और ज़लज़ले से ज़्यादा मुतासिर भी इन्हीं इलाकों को हम देखने के हुआ करते हैं। पहले भी जो ज़लज़ला आया उसकी बात भी करें और आपने मौजूदा दुरुस्त फरमाया कि दौरानिया जो है, हम तरक्की की बात करते हैं तो एक ऐसे वक्त में ज़लज़ला वहाँ पे पेश आया कि लोग गहरी नींद में थे और तीसरा पहर था नींद का, तो आधी रात या तीसरा पहर जो होता है रात का, तो उसमें फिर जो नींद है वो शदीद से शदीद तर होती चली जाती है और फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि दौरानिया जो है वो काफ़ी लंबा था जिसकी वजह से इस किस्म की हलाकतें हुई। और लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें क्योंकि जिस तरह हम देख रहे थे, क्योंकि माजी में ये सारी चीज़ें हमारे सामने गुजरी हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला क्या है सोहा, बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े शहरों की मैं बात करूँ, फिर मैं जाऊँ मुख्तलिफ इलाकों की, तो कच्चे मकानात जो हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद है, तो उनके गिरने का बड़ा खदशा होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 9 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार रहे हैं, लेकिन ज़ख्मी की तादाद जो है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है। खैर अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको, और जिस तरह से तबाही कंपैरेटिवली पहले आने वाले ज़लज़लों से काफ़ी कम है, अल्लाह पाक आगे भी हमें महफूज रखे और बाकायदा अच्छे तरीके से हम पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए, सलामती के लिए दुआएं करते हुए रमज़ान गुजारे। खैर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चूँकि आपसे कहा कल बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं और सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने बहुत सारी इससे खबरें गर्दिश करती हुई देखी होंगी। एक वीडियो जिसको मैंने सुबह सुबह देखा, कल वो सारा दिन गर्दिश करती रही, खैर नज़रों के सामने से सुबह गुजरी। हम बरतानिया से आपको खबर देंगे जहाँ पर एक मुस्लिम शख्स को मस्जिद से बाहर निकलते हुए उस पर हमला करते हुए एक शख्स को देखा जा सकता है। बर्मिंघम से खासतौर पर इनका ताल्लुक है और मस्जिद से नमाज की अदायगी के बाद ये मुस्लिम शख्स जो है वो बाहर निकल रहा था। उस रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मौजूद काउंसलर्स और कम्युनिटी की जो टीम है वो इस हवाले से अब एक्टिव हो गई है। इस हादसे के बाद वो शख्स को नामालूम शख्स था जिसने उस शख्स पर हमला किया जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से उसका ताल्लुक था। मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद वो वापस आ रहा था, पहले उस पर स्प्रे किया गया और स्प्रे कर उसकी जैकेट को आग लगाने की कोशिश की गई। ये फुटेज जो है वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। चूँकि मौसम बरतानिया में आपको पता है इस तरह का है कि बारिश और मौसम का कोई ना, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बर्फबारी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले इस शख्स ने बातचीत करने की हरमीत कोशिश की है इस मुस्लिम शख्स से, और उसके बाद फिर इसने स्प्रे किया है और स्प्रे करके उसकी जैकेट को आग लगाने की कोशिश की है। फौरी तौर पर इस मुस्लिम शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानलेवा हमला था लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन अब अगर इर्द गिर्द की कम्युनिटी की बात की जाए या काउंसलर्स की बात की जाए, वहाँ की इंतजामिया की बात की जाए, तो इस हवाले से वो कहते हैं कि फैमिली को, कम्युनिटी को ताउन मुकम्मल तौर पर हम फराहम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की एक आधी रिपोर्ट पहले भी हमारे सामने आई है कि कातिलाना हमला किया गया है, उन तमाम तर वाक़यात का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर खैर बात करने की काफ़ी ज़्यादा हम लोग तैयार भी हैं और तहकीकात भी की जा रही है, तफ्तीश भी की जा रही है इस सारे सिनेरियो में। लेकिन ये ख़बर जो है वो यकीनन मुस्लिम, जो भी मुस्लिम उम्मा है जो पूरी दुनिया में बसते हैं, आपको पता है लंदन में ख़ास तौर पर अगर हम बरतानिया की बात करें तो यहाँ पर अब मुसलमानों की तादाद हरमीत पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। कल ही मैं खबर पढ़ रही थी जो कि आज शायद हमारे डेली डोज का हिस्सा भी है। एक तो तादाद ज़्यादा है, दूसरी जानिब हमने देखा है कि जब हमने देखा कि अमेरिका में जब हादसा उसके बाद इस किस्म की तेज़ी बहुत ज़्यादा हुई थी और वहाँ पे अमेरिका में आपको याद है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को टारगेट किया गया था। फिर दुनिया भर में हमने देखा कि मुसलमानों को टारगेट किया गया। अब हम अगर ये वीडियो अगर आप देखें तो उसमें भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं वही तासुब, वही नफ़रत और वही जो है हम देख रहे हैं एक्सट्रीमिज़म जो है, चाहे वो हम देखते हैं कि हर दीन धर्म में तो नहीं होता, लेकिन वहाँ के मानने वाले जो हैं वो अपने आप में इस किस्म से समो लेते हैं चीज़ें और फिर उसका गुस्सा जो है वो किसी आम इंसान पर, किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले पर, किसी दूसरे अक़ीदे मानने वाले पर जो है उस तरह वो भड़क उठते हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं यकीनन तकलीफ़ होती है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का अटैक, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनको भी फिर ज़ाहिर बात है कि इनसिक्योरिटी जो है, इनसिक्योर वो फील करते हैं और बाहर जाना, फिर कहीं ना कहीं अब आपने जिस तरफ आप देख रहे हैं कि कल रमज़ान की शुरुआत है तो फिर मस्जिदों की तरफ जाना तो बहुत एहतियात करना पड़ता है और हमने ये चीज़ें माजी में भी बहुत ज़्यादा देखी हैं। और जिस तरह इस्लामोफोबिया की बात की जाए तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो यकीनन तकलीफ़ देह होती हैं और वो मनाजिर जो हम देखते हैं जिसमें सिर्फ एक शख्स को, एक निहत्ते शख्स को टारगेट किया जाता है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक में इस किस्म के वाक़यात हुए जिस पर पूरी दुनिया ने भी, और उमूमन ज़ाहिर बात है पूरी इंसानियत को तकलीफ़ होनी चाहिए क्योंकि एक इंसान का कत्ल या एक इंसान को नुकसान पहुँचाना पूरी इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है।
और मज़हब या अक़ीदे से जुड़कर किसी शख्स को या उसके अक़ीदे या किसी मसलक के साथ अगर वो जुड़ा है तो हमें कभी जो है इस किस्म के हरकत या इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं यकीनन वो तकलीफ़ दे भी होती हैं और वो मुनाज़िर भी तकलीफ़ दे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और हरमीत ये दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। अगर देखने वालों को हम इस हवाले से आगाह करना चाहें तो हमारे डेली डोज में किस तरह की खबर भी है कि अगर हम बरतानिया की, लंदन की या यूरोप साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ख़ास तौर पर रमज़ान का इस दफ़ा एहतमाम भी किया गया है जो पिछले कई सालों में हमने नहीं देखा। बहुत सारी स्ट्रीट्स जो है रमज़ान के हवाले से सजाया गया है, रमज़ान को मुबारक महीने को वेलकम करने के लिए। वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है ख़ास तौर पर उसका इज़हार यकजहती भी कह सकते हैं और उनके इस तरह के मजहबी त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना भी कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात जो है उस पर अब इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई है और वो कह रही है कि जो ख़ानदान है या कम्युनिटी है उसका कोऑपरेशन हमें चाहिए ताकि हम जो है वो इस मसले की तह तक पहुँच सकें। खैर मसले की तह तक पहुँचेंगे तो ये रिजल्ट भी यकीनन आपके सामने आ जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कल की एक और हैपनिंग की आपसे बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि अपने टिपिकल रनडाउन पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो कल के पूरे दिन में हुई हैं जो कि आपने यकीनन सोशल की होंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो सोशल मीडिया पे जो गर्दिश करती हुई खबरें होती है उस पर हम भी तबसरा करते हैं। एक और वीडियो लाहौर से, गुलबर्ग से आपने देखी होंगी। आई डोंट नो कि ये तलबा जो हैं ख़ासतौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के तलबा की बात करें तो वो लड़कियां हों या लड़के हों, ताकत या पावर जो छोटी सी भी होती है खैर उनके पास नहीं होती, हरमीत उनके वालिदैन के पास होती है और वालिदैन भी वो ताकत जो है वो पैसे की सूरत में अपने पास रखते हैं, खैर कोई ओहदा हो या ना हो। लेकिन अपने इस ताकत का इस तरह से मुजाहरा करना, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर 3 गाड़ियों में सवार इन तलबा को देखा जा सकता है कि वो सरेआम हवाई फायरिंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके ड्राइवर्स हजरात भी उसी गाड़ी में मौजूद है और वो गाड़ी अब यकीनन आपको पता है कि अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, क्या किसी सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है या किसी ब्यूरोक्रेसी। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ख़ास तौर पर ज़्यादा पैसे वाले लोगों के पास ही होती हैं। तो ये पैसे का नशा या फिर ताकत का नशा जो बच्चों को ये करने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अब खैर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जो पूरी मेन रोड, मेन शाहरा है हरमीत, ये जो कि कनेक्ट करती है लिबर्टी को भी, जेल रोड को भी और गुलबर्ग को भी और इसके अलावा कलमा चौक को भी, तो ये सारा मेन स्ट्रीम एरिया है जहाँ पर ये बच्चे जो हैं उनको हमने देखा कि ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। खैर इस पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खालिद, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। नदीम, आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक में वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सोहा, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये बताएगा कि कल के वाक़ये के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से कि बच्चे जो हैं उनका ताल्लुक किस खानदान से था, वो ताकत का मुजाहरा कर रहे थे या कोई शर्त लगी हुई थी या सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वीडियो? क्योंकि हम देख रहे थे कि एक बच्चा उनकी वीडियो बना रहा है, पीछे गाड़ियाँ हैं और वो हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। तो बेसिकली मसला था क्या इनको? ये बेसिकली यहाँ निजी स्कूल है, उसके ये तालिब इल्म थे और ये अपने टिकटॉक बनाने के लिए पहले तो सड़क पर निकले और इनमें से जो बच्चे हैं ये तकरीबन टोटल जो गिरफ्तार लोगों की तादाद है 23 है और इनमें से जो कुछ लोग हैं वो फरार भी हो गए हैं। अच्छा। 2 से 3 गाड़ियां जो है वो फरार भी हो गई हैं जिनका मालूम नहीं हो सका। ये टोटल तकरीबन 12 गाड़ियों पे, जिसमें फॉर्च्यूनर, एमजी और बड़ी गाड़ियां थी। इनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं और एक जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनके भी बच्चे इसमें शामिल थे। और ये वहां से निकले हैं स्कूल से और इन्होंने हल्ला गुल्ला पहले एक दूसरे से रेसें लगाते रहे हैं। जब ये लिबर्टी से बाजानिब जो है जेल रोड गए हैं, वहां से यू टर्न लेकर जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने वहां पे रोड ब्लॉक कर दी और अपने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए। और 6 कॉल पुलिस को मिले हैं जो 6 फायर किए गए वहां पे। तो किसी शहरी ने वहां पे 15 पे कॉल की गई कि ये खौफो हिरास फैला रहे हैं यहाँ पे, जिस पर एसडीपीओ जो गुलबर्ग है उनकी सरबराही में जो है उन्होंने एक रेड की। अच्छा, मेरी बात सुनिए नदीम, मुकदमा तो दर्ज हो गया, हमने मान लिया। अब ये जो एसबी मॉल टाउन है उन्होंने कानून में हाथ लेने वाले जितने भी लोग थे, वो ड्राइवर्स थे या तलबा थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मुकदमा तो उनके वालिदैन के खिलाफ दर्ज होना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, असलहा जो उनके पास था उसका लाइसेंस था या नहीं था। अब जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें हिरासत में जिन लोगों को लिया गया वो तलबा हैं और उनके ड्राइवर्स हैं। अब ड्राइवर्स बेचारों को क्या कसूर है, उन्होंने वही करना जो उनके मालिक के बच्चों ने कहना है। तो इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है कि इनको कोई हाथ डालेगा जो ये, मतलब अगर आप कह रहे हो पंजाब असेंबली से उनका ताल्लुक है या वो सियासतदान है या फिर वो ब्यूरोक्रेट है? अब एक जो यहाँ पर हमारे यहाँ एक कानून है, उस कानून के मुताबिक तो जो तमाम ये दफात लगाई गई हैं, खौफो हिरास, ट्रैफिक जैम करना, ये ऐसी दफात है कि ये सबसे पहले तो ये बेलेबल एग्जैक्टली आज भी जो है वो पेश होंगे और बेल लेकर घर चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर चला, कुछ भी नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
और ऊपर से जो है वो पुलिस ने तादीबी कार्रवाई उस वक्त तो कर ली, बाद में जो है वो पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और उस पर पुलिस जो है वो स्टैंड नहीं ले पाती। लेकिन जो है चूंकि जुर्म जिनसे हुआ है, जो कर रहे थे, जो मौके पर मौजूद थे, चाहे वो ड्राइवर थे, उनको चाहे हुक्म था, लेकिन उस वक्त जो क्राइम है वो क्राइम उनसे ही सरजद हो रहा था, वो कोई और नहीं क्राइम कर रहा था। तो घर में बैठे बंदे ने इनको मशवरा नहीं दिया था कि आप रोड पे ये गाड़ी ले जाएं और वहां पे असले। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो असला किसी इनके सिक्योरिटी गार्ड का है या ये तालिब इल्म जो है वो असला खुद से लेकर घूमते फिरते हैं। तो ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। ये स्कूल के अभी बच्चे हैं और इनमें से अभी जो है वो ए लेवल ओ लेवल के ये बच्चे हैं और अभी से जो है इनके हाथ में असला है और सरेआम एक मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग की, जो कि सबसे आम शाहरा है लाहौर में, मसरूफ तरीन शाहरा है। अच्छा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत, ओवर टू यू। You want to ask something about these जी बिल्कुल, TikTokers? सोहा नदीम साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो पुलिस पर इस किस्म का प्रेशर होता है कि जो दफात शामिल करनी होती है तो पुलिस भी वो चीज़ें शामिल कर लेती है। उनको पता होता है कि आगे पीछे से जो कॉल आनी है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, तो वो दफात शामिल की जाती है कि बड़ी आसानी से उनको छूट मिल जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो असला मिल जाता है, या आप असले की बात करें, यानी स्कूल का जो बच्चा है उसकी उम्र क्या होती है, उस उम्र में उसको असला थमा देना बगैर लाइसेंस के, तो मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त फरमाया कि पर्चा जो है वो वालिदैन के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन जब वालिदैन ताकतवर हो, इस मुल्क का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर इस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती है। नदीम, कुछ क्या जख्मी या किसी ऐसे दीगर खबरें भी आई हैं या सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फायरिंग की और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं? देखें, अगर मैं नीतीश को थोड़ा सा आपको इस वक्त मौजूदा मुल्की सूरत हाल से इसको थोड़ा अटैच कर लूँ, ये सेम इसी तरह का जो है वाकया इस तरह हुआ है कि जमान पार्क के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि फवाद चौधरी और फरूख हबीब कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कार्रवाई की और कहा कि ये इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और शायद वहां पर डंडा बरदार जो है वो डंडे लेकर खड़े हुए थे कुछ कारकुन, तो वो दहशत गर्दी कर रहे थे। जब हालांकि वो भी जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो भी उनके पास भी सारी पावर्स होती हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में है तो उनके खिलाफ जो है वो 7ATA की कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये भी दहशत गर्दी है कि आप असला लेकर एक मेन शाहरा पे खड़े होकर जब हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं तो ये फायर किसी और को भी गलती से भी लग सकता है, और जब आप असला लेकर सड़क पर आते हैं तो ये असले की नुमाइश होती है, जिसका मुकदमा असले की नुमाइश का होता है। असले की नुमाइश का भी कोई इसमें दफा शामिल नहीं की गई, सिर्फ जो है अवाम का के अंदर शोरो गोगा किया, इसकी दफात दर्जा जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक क्राइम है। जबकि जब भी कोई एक आम शहरी सड़क पर खड़े होके जहां पर 10 से 15 लोग मौजूद हों, उनके अंदर खड़ा होकर अगर कोई भी एक भी फायर करेगा तो वो दहशत गर्दी के जुमरे में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दहशत गर्दी की कोई दफा जो है वो नहीं लगाई गई, बल्कि जो है वो इन्होंने शोरों गोगा किया, सड़क ट्रैफिक जैम की। ठीक है नदीम, थैंक यू सो मच। जितनी भी बातें की है वो सारी 110% बिल्कुल सच है। और हरमीत, मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले समझती हूँ ये कि बात करना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी शायद उसे गुस्से का अंदाज़ा हो रहा होगा या वो गुस्सा महसूस कर रहे होंगे कि खबर आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हमने उसको खबर दे दिया, एक कॉरेस्पॉन्डेंट ले लिया, उस पर बात कर ली, मुकदमा फॉर द टाइम बीइंग फॉर्मेलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मुकदमा है कि आराम से बेल हो जाएगी। ये सारा सिनेरियो पहले भी कई दफ़ा हुआ है, अब भी हुआ है। नहीं है तो कानून नहीं है जो इन बच्चों को रोक सके, इनके वालिदैन को रोक सके या इस सिस्टम में थोड़ी सी बेहतरी लेके आ सके। खैर, एक टिपिकल जो खबर थी उसको टिपिकल तरीके से हमने भी दे दिया, लेकिन जो कानून दान है, ये जो कानून बनाने वाले हैं, जो इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले हैं, अगर थोड़ा सा सोचें तो शायद आप अपने एंड से कुछ कर सकते हैं इस चीज़ को बेहतर करने के लिए। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने टॉप स्टोरीज़ की तरफ। आज का टिपिकल रनडाउन जो है फाइनली हम उस पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज बहुत सारी खबरें थी जो आपको प्रोग्राम के आगाज़ में देनी थी। तो आज के टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। टॉप ऑफ दी ऑल हमने यही डिस्कस करना है कि अगर हम बात कीजिए मुल्क की सूरत हाल की, तो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल बेहतर होने की तरफ जा रही है। अगर इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो KPK और पंजाब में इलेक्शन जो है उसके हवाले से कल एक अहम इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किया गया, जो कि 5 घंटे तक चलता रहा। और फिर हमारे जो दिफाई वज़ीर हैं उनका कहना था
था कि 1 घंटे का और भी इजलास चला, जिसमें हम जो है DG ISPR की बात की जाए, ISI की बात की जाए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की जाए, तो तमाम तर लोग उसमें मौजूद थे। और इस बात पर आप समझे कि एक सेंटर पॉइंट ये था कि इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, ना सिर्फ 2 सूबों के। खैर अभी भी देखा ये जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो एक साथ पूरे मुल्क में कराने के लिए काफ़ी तगोदो हुकूमत या PDM की जानिब से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बजीद है कि नहीं, 2 सूबों में इलेक्शंस जो कि होने चाहिए वक्त से पहले 90 दिन के अंदर अंदर, वो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में कि इसमें तमाम हमारे एनालिस्ट जो है वो क्या राय रखते हैं। इसके अलावा चूँकि हम रमज़ान की बात कर रहे हैं तो इस्लाम के और शरीयत की रूह से इस हवाले से कि रोज़ा जो है उसका असल मानी क्या है, उसके तकाज़े क्या है, किस तरह से रोज़ा जो है वो आपकी ज़ात को बेहतर कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, रोज़ा अदा करने का, रखने का एक प्रॉपर बाकायदा तरीका क्या होता है, अहादीस और आयात की रोशनी में जो है उसकी फजीलत पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक बाकायदा सेगमेंट होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चीज़ की नीयत कराई जा सके कि रोज़ा अगर रखना है तो जो रोज़े के तकाज़े हैं वो सारे पूरे करके ही आपने रमज़ान का या रोज़े का आगाज़ करना है। खैर इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब के कल्चर की, ये भी एक सेगमेंट है हमारे पूरे रन डाउन का, जिसमें हम पंजाब का कल्चर जो है मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो अगर मुख्तलिफ शहरों के, यानी खुशाब की फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर ये कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन एंड ऑफ आप देखते रहते हैं, लोग इसे बड़ा इंजॉय भी करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ हो रही हैं और इसकी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल वाटर डे आज मनाया जा रहा है। 6% सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको वसाइल की अगर हम बात करें, पानी के जो वसाइल हैं वो डायरेक्ट और अच्छे तरीके से उनको मैसर हैं। बाकी लोग जो हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें उस नंबर पर कि पाकिस्तान पानी की क़िल्लत में इस पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर डे पर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में यह क़िल्लत जो है, आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर तो गंदा पानी पाया जाता है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है और कितना नुकसान खुदा ना खास्ता में उठाना पड़ सकता है अगर हम बर वक्त इस पर कोई काम ना करें। तो खैर इसको डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट, डेली डोज। डेली डोज की बात करें तो डेली डोज में सबसे पहले खबर आपको देंगे, ऑब्वियसली वी आर ऑल रेडी टू वेलकम मुबारक रमज़ान। और रमज़ान के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि चूँकि माहौल बड़ा हरमीत स्ट्रेसफुल सा है, तो यहाँ पर अभी हम महंगाई की वजह से, माशी सूरत हाल की वजह से, उस तरह से जो रमज़ान की रूह है या उसको वेलकम करने के लिए तमाम तर लोग, हर तबके से इनका ताल्लुक़ है, वो मीडियोकर हैं या एलीट क्लास हैं या फिर अगर हम गरीब गुरबा की बात करें तो वो उस लिहाज से वेलकम नहीं कर पा रहे रमज़ान को। लेकिन रमज़ान को हमेशा आपको पता है कि पूरी दुनिया में वेलकम करने के लिए जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा बसती है उनकी कोशिश होती है कि इस महीने को पूरे साल में तमाम महीनों में तरजीही बुनियादों पर अपनी तमाम तर फोकस जो है वो इस महीने पे किया जाए। खैर लंदन से आपको खबर देंगे, डेली रोज़ की पहली खबर है, जहाँ पर एक स्ट्रीट को बाकायदा खूबसूरत, ये वेस्ट एंड है, लंदन का वेस्ट एंड है, जहाँ पर इस पूरी स्ट्रीट को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो रमज़ान को वेलकम करने के लिए सजाया गया है। क्योंकि आपको पता है अगर हम लंदन के खास तौर पर बात करें, हरमीत तो आपने विजिट किया या नहीं किया, लेकिन आप जहाँ जहाँ भी घूमें वहाँ पर इस्लाम और ख़ासतौर पर मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं वहाँ पर हर त्यौहार, हर ईद हो, शबरात हो या रमज़ान हो, उसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। और लंदन में मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी हो गई है, बढ़ती चली जा रही है। तो एक बार फिर से तारीख में पहली बार देखने में आ रहा है कि लंदन में रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ये बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और रोशनियों से पूरी स्ट्रीट जो है वो जगमगा गई है। That sounds and seems really good. बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और ज़ाहिरी बात है एक दूसरे के अक़ीदे का एहतराम भी बड़े मुनासिब तरीके से किया जाता है। और यही चीज़ अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह लाइट्स वगैरह वेलकम किया जाता है बाहर दुनिया में, और हम ये देखते हैं कि मुसलमान उमूमन इस महीने का जो है पूरा साल इंतज़ार इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी इबादत के साथ वो चीज़ें जो उनके की लाइफ का हिस्सा होती हैं उससे वो हटकर कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपनी लाइफ में इन करें जो ज़्यादा जिस उस मज़हब ने या इस मज़हब इस्लाम ने वो सारी चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि कमाई का ज़रिया है जो है इस महीने को समझा जाता है। और हमारे यहाँ पूरी दुनिया में तैयारियाँ की जाती हैं इबादत के लिए, लोगों को खैरात बांटने के लिए, ज़कात अतियात जो है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हमने छुरियाँ जो है वो मज़ीद तेज़ की होती है और हमें इंतज़ार होता है कि अब हमने जो चीज़ें रखी हैं दुकानों में, हमने जो चीज़ें रखी हैं और जो प्राइस में हमने सस्ते दामों ली, अब हम रमज़ान में आके वही महंगी बेचेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तो यही कुछ होता है। और अब आप देखें
कि कल फ्रूट्स की प्राइस क्या होगी, टमाटर की क्या होगी, चीनी की क्या होगी, आटे की क्या होगी। तो हमने इसको एक मुनाफा बख्श समझा है। और दीगर मुस्लिम दुनिया में अगर हम देखें तो वो मुसलमान जो है उन्होंने इसको मजहबी तौर पर एक मुनाफा बख्श समझा, और वो तमाम तर तैयारी हम देखते हैं कि शुरू से ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ होती हैं। सो बहरहाल ये एक अच्छा जस्चर है जो हम यूके में देखते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में देखते हैं, और होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर भी इस किस्म के रीत रिवाज होते कि हम वार्मली वेलकम करते इस महीने को, और तमाम तर जो चीज़ें पूरा साल हम महंगी बेचते हैं वो सस्ती दामों बेचते, कम से कम जो गरीब है, जो मजदूर है, उसकी पहुंच हो अशय खुदनोश तक। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पैगाम होता है। और हरमीत, ये तो वेस्ट एंड की स्ट्रीट को सजाने की हम बात कर रहे हैं जो कि रमज़ान के इस्तकबाल के लिए बड़े अच्छे से सजाई गई है। हम इससे पहले बहुत दफ़ा ये खबरें भी दे चुके हैं कि हरमीत आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस बंदे ने आपको ऑफर कराई थी ना उसका जिक्र हम तो 4 दफ़ा प्रोग्राम में कर चुके हैं। अगर उसको थोड़ी सी शर्म होना तो शायद वो मुनाफाखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ये धंधा जो है वो इस रमज़ान में बंद कर दे और लोगों को मुफ्त आटा देना शुरू कर दे, या मुफ्त जो भी उसने ज़ख़ीरा किया वो देना शुरू कर दे। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रीट दिखा रहे हैं आपको पता है लंदन समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, वो गैर मुल्की जो हैं, जितने भी हम देखे जाएँ जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर हरमीत स्टोर्स में 500 से ज़ायद अशिया ऐसी जिस पर डिस्काउंट लगा दिया गया है जिस फॉर द सेक ऑफ रमज़ान। और यहाँ पर देखिए तो रमज़ान बाज़ारों में भी वही सूरत हाल है। आटा जो है आपको पता है पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारी खबरें ऐसी दी हैं कि आटे के हसूल के लिए बुज़ुर्ग शहरी मर्द हज़रात या ख़वातीनों हमने जान की बाजी तक हारते हुए उन लोगों को देखा है। सबसे तकलीफ दे बात ये होती है, हमें कोई मज़ा नहीं आता कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम ऐसी खबरें आपको देना शुरू कर दें, लेकिन ये अलमिया है, तकलीफ दे बात है कि जो चीज़ अगर हर घर में बिल आ सकता है हरमीत, तो हर घर में आटे का तोड़ा क्यों नहीं आ सकता, या आटे का ये थैला क्यों नहीं आ सकता जो 600 से 1100 रुपया हो गया। और सबसे बड़ी बात सोहा, बड़ी अच्छी बात आपने की, मैं समझता हूँ कि जो अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, और मैं देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पूरे टेबल भरे होते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अगर हम देखें तो कोई जो है, जाहिर बात है मैं ये नहीं कहता कि रब ने रिज़्क़ का वादा किया और वो रिज़्क़ देता है, लेकिन जिस तकलीफ़ से, जिस मुश्किल से वो आम आदमी कमाता है, तो मेरे ख्याल में हमें आस पड़ोस में भी देखना चाहिए। और जो लेविश पार्टी होती है इसकी बजाय हम आटे का एक तोड़ा जो है वो किसी गरीब के घर दे दें, तो मेरे ख्याल में वो जो सुकून है, वो जो मज़ा है, वो जो तस्कीन मिलती है रूह को। और मेरे ख्याल में माह रमज़ान यही पैगाम लेके आता है कि हम एहसास करें उन लोगों का जो भूखे पेट सोते हैं। तो ये एक एहसास दिलाने का एक महीना है, और ये पैगाम भी यही लेके आता है कि जिन मुश्किलात से लोग गुजरते हैं, तो ये कम से कम आपको एहसास दिलाता है कि आपके पास वो तमाम तर सहूलियात तो हैं, लेकिन आप इस महीने में ज़रा एहसास करें उन लोगों का जो भूखे पेट सो जाते हैं और जिनके पास कुछ नहीं होता, जो प्यासे होते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आता है, ये रमज़ान का महीना अपने साथ लेके आता है। लेकिन अगर उस मैसेज को, उस पैगाम को मेरे ख्याल में अगर हमारी आवाम समझे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की तरफ जा सकती हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्ती खबर जो आपको देनी है रमज़ान से ही मुतल्लिक। अब आपको पता है ऐसा एक जेस्चर जो एक इराक के शहरी की तरफ से दिखाया गया है, जो कि हमारे मुल्क में मुझे लगता है कि हर वो बंदा जो अशिया खुरोनोश बेचता है, जिसके पास लोग बड़ी तादाद में पैसे ना होने की वजह से या माशी बदहाली की वजह से उधार करते हैं, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। खैर उन्होंने करना है या नहीं करना, अभी हम आपको खबर देते हैं कि इराक से ताल्लुक़ रखने वाला ये जो दुकानदार है, इसने एक वीडियो जो है, एक पिक्चर जो है वो डाली सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक पेज को या एक रजिस्टर कह सकते हैं या एक सफ़े को आग लगा रहा है। अब ये जो बेसिकली आग लगा रहा है ये सफ़ात नहीं है, ये वो रिकॉर्ड है जो इसकी दुकान से मुख्तलिफ लोगों ने पैसे ना होने की वजह से उधार किया है। उसने रमज़ान के आगाज़ में इस पेपर को जलाया और कहा कि मैं वो तमाम जो लोग हैं जिनके वाजिबात जो है रहते हैं उन्होंने अदा करना है, कर्ज़ की सूरत में, उधार की सूरत में या किसी भी सूरत में, बकाया जात की सूरत में, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि रमज़ान आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो है वो तमाम लोग जितने भी मेरे कर्ज़दार हैं उनको मैं आज आज़ाद करता हूँ कि आपका तमाम कर्जा चाहे वो हज़ारों में है या चाहे वो लाखों में है, चाहे वो चंद रुपयों में है, मैं माफ़ करता हूँ। तो ये कितना ज़बरदस्त जेस्चर है हरमीत। यकीनन बहुत बहुत बड़ा पैगाम है। अगर हम मुआशी तौर पर देखें तो इराक में जिस किस्म के हालात है, जिस किस्म की जंग वहाँ पे चल पड़ी है और जिस किस्म की टेररिज्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो अच्छी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आपको पता है कि ये जो महीना आ रहा है रमज़ान एक बहुत बड़ा महीना है, और ज़ाहिरी बात है इसमें अगर उसने ये पैगाम दिया है कि वो यही कुछ कर सकता है, यानी और रिलीफ वो नहीं दे पा रहा, लेकिन इतना बड़ा
तकलीफ वो दे रहा है, क्योंकि आपको पता है उधार वो शख्स करता है जिसके बड़े मुश्किल से हालात गुजरते हैं ज़िंदगी के, तो फिर आप जाके उनको माफ़ कर दें। मैं समझता हूँ इस किस्म की मिसाल हर शख्स को कायम लेनी चाहिए, और अगर इस किस्म की मिसाल आएगी तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बहुत दुरुस्त समत में जाएंगी। और मेरे ख्याल में इस शख्स को जितना भी मैं इसकी तारीफ़ की जाए इसके काम की, और जिस किस्म के जस्टिस ने पेश किया है, तो भाई ये काबिल तहसीन है। और इस किस्म की ख़बरें जितनी भी हम प्रमोट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको डेली डोज का हिस्सा बनाएं, ताकि कुछ न कुछ आस पड़ोस में बैठे जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना सही, थोड़ा बहुत भी वो कंट्रीब्यूशन कर लें किसी इदारे के साथ, किसी ऐसी फलाई तंजीम के साथ, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी खबर शामिल की है, और मैं समझता हूँ कि जो पैगाम है बड़ा कमाल का पैगाम है, बड़ा ज़बरदस्त। और इराकी शख्स जो है, इराकी शहरी, उसके इस जेस्चर को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो थोड़ा आप भी थोड़ा इस तरह का जेस्चर ज़रूर दें। लोग आजकल बड़े मुस्तहिक हैं और बड़ा उनको खौफ है इस चीज़ का कि पूरा रमज़ान कैसे गुजरेगा, उधार जो है उसका बोझ भी, बच्चों का बोझ भी, और इसके अलावा आपकी महंगाई का बोझ, पता नहीं क्या क्या, इन चीज़ों के साथ अगर रमज़ान का आगाज़ करेंगे तो आपको पता है रमज़ान की जो रूह है वो उस तरह से हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अपने एंड से जितनी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। खैर, अगली खबर पर चलते हैं, फौरी तौर पर स्विच करते हैं और आपको अगली खबर देते हैं। टाइम मशीन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ कार्टून्स में नहीं होता, रियल लाइफ में भी आपको बताएंगे कि अगर आपने 2015 में जाना है तो इट इज़ पॉसिबल। अब ये कैसे हरमीत, 2015 में वैसे आप कहाँ थे हरमीत? याद करें तो हमें लगता है कि 2015 में हम जहाँ भी थे, अगर हमने वहाँ जाना और ट्रैवल करना हो तो हम सोचें कि वहाँ पे उस वक्त हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। खैर, एक ऐसी हमने आपको दुनिया का एक वाहिद मुनफरिद मुल्क है जहाँ पर एक साल 13 महीनों का होता है, और चूंकि 13 महीनों का होगा तो इस लिहाज से वहाँ पर इस वक्त करंटली 2015 चल रहा है और यहाँ 2023, क्योंकि वहाँ पर साल का आगाज़ जो है वो सितंबर में ही हो जाता है। चूँकि हम जनवरी में आगाज़ करते हैं एक नए साल का, वो सितंबर में कर लेते हैं, तो इस जो गैप है उसकी वजह से अब ये जो है 2015 वहाँ चल रहा है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं कि जो बाहरी दुनिया में चीज़ें चल रही होती हैं उनके मुल्क के अलावा, उस कैलेंडर को भी कीप इन माइंड रखते हैं, और जो उनके वहाँ चल रहा होता है वो भी। अब मैं आपको वजह बता देती हूँ। 500 ईस्वी में खासतौर पर कैथोलिक चर्च ने जो कैलेंडर में तब्दीलियाँ की थी ना, इथोपिया जिस मुल्क की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ के चर्च ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि अगर हम ईस्वी कैलेंडर की बात करें तो हज़रत ईसा जो हैं उनका जो पैदाइश का जो महीना होता है उससे ही वो अपने कैलेंडर का आगाज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त वो तब्दीलियाँ जो है जो कैथोलिक चर्च की जानिब से की गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उस चेंजेस की वजह से इनका साल जो है वो सितंबर में शुरू हो जाता है और हमारा जनवरी में। और इस गैप की वजह से आपने अगर 2015 में जाना है तो यू हैव टू गो टू इथोपिया, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं किस तरह से अरमीत मैनेज करते होंगे। ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि पूरी दुनिया से हट के ये कैलेंडर मैनेज करना बड़ा मुश्किल भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है बाहर, और वो ये है कि 13 का जो लफ्ज़ है वो क्रिश्चियनिटी में, मैं थोड़ा उसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये भी मैंने देखा कि कई ममालिक में, कई जगहों में जब लेफ़्ट में आप जाते हैं तो 13 जो है इसको गायब किया होता है, और वहाँ पे या तो कोई ग्रीन या कोई और जो है बटन लगाया गया होता है। तो ये चीज़ भी मैंने देखी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 13 यानी पूरी दुनिया के महीने जो हैं 12 है, यहाँ पे 13वां महीना है। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ करना चाहिए, इसलिए तो फिर याद होता है वो बंदा ना, या वो मुल्क याद होता है किसी न किसी तरीके से। तो उन्होंने सोचे कि क्यों ना पूरी दुनिया की एक अलग तरीका है, एक अलग रविश पे चल पड़ी है, तो हम थोड़े से डिफरेंट चले जाते हैं। चलिए, डिफरेंट की आप बात कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट काम तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, और वो खा इथोपिया से हों या भारत से हो। भारत से अगली खबर आपको देते हैं, जहाँ पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चाहे उनको पैदल चल के जाना पड़े, मतलब 11 नंबर पे जाना पड़े वो चले जाएंगे, लेकिन दुल्हनिया लेकर आएंगे। खैर, ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी भारत में, खास तौर पर आपको पता है वहाँ पर महंगाई की वजह से अगेन, और पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से ड्राइवर्स ने वहाँ पर हड़ताल कर दी जनाब। लेकिन दुल्हा साहब जो है वो अब ड्राइवर्स नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, हड़ताल थी। उन्होंने कहा हमने तो जाना है और दुल्हनिया आज ही लेकर आनी है। तो पैदल सवारी शुरू की बारातियों ने और दुल्हा साहब ने, और हड़ताल के दौरान दुल्हा रात भर सफ़र करता रहा, और रात भर सफ़र करने के बाद फाइनली उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ पर दुल्हन उनका इंतज़ार कर रही थी। दुल्हन ने भी कहा होगा कि इंतज़ार करूँगी, लेकिन इंतज़ार तवील भी हो जाए, लंबा भी हो जाए, जिस दिन मुकर्रर है उसी दिन मैं ब्याह कर यहाँ से जाऊँगी। खैर, रुखसती के लिए वहाँ पहुँचे। अब इतनी दूर से पैदल आप चल के आए तो दुल्हा और बाराती जाने के काबिल तो खैर नहीं रहते, क्योंकि अगले दिन भी हड़ताल थी। अब ऐसा कम ही होता है, लेकिन आपको पता है दुल्हा और दुल्हा वाले जो है उन्होंने वहाँ पर स्टे भी किया, और स्टे करके फिर पैदल चल के उन्होंने कहा कि अब हम बारात वापस लेके जाएंगे और दुल्हनिया को लेकर जाएंगे। तो ये होती है शादी की डिवोशन,
ये होती है शादी को लेके आपकी पोजेसिवनेस कि नहीं जिस दिन वही में तो कर रहे कहते हैं ना हैं कि दूध से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। और पाजी बड़े पुरजोश इसलिए थे कि नई नई शादी कर रहे थे, और शादी फिर ये सफ़र ये तकलीफ वाला या बगैर गाड़ी के चलना जो है फिर कुछ नहीं लगता। और कहीं ना कहीं मनाजिर को आप देखें तो हम जब भी बात करते हैं अपने गांव की तरफ हम जाते हैं और फिर अपने पड़ोस से बात करते हैं, तो इसी तरह उस ज़माने में क्योंकि गाड़ियां नहीं हुआ करती थी और इसी तरह दूर दूर का सफ़र तय किया जाता तो दुल्हन को किसी और गांव से लाया जाता तो फिर स्टे किया जाता था मुख्तलिफ जगहों में। तो मेरे ख्याल में वही जो है आप देखें उस रीत को दोबारा ज़िंदा किया कि इस वीडियो में जैसे देखा जा रहा है कि पूरा सफ़र 28 किलोमीटर का सफ़र है और काफ़ी आप पैदल सफ़र करें तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल लेकिन हरमीत बहरहाल ऐसा दुल्हा लड़की को चाहिए करनी भी है जो दुल्हनिया को लेके जाने के लिए इतना एक्साइटेड और इतना डिवोशन से अपने पूरे बाराती खुद तो पैदल चले जनाब, सारे बारातियों को भी पैदल लेकर गए हैं। तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि दुल्हा हो तो ऐसा हो जिसको बस मैं चाहिए हूँ, बाकी चाहे पैदल चल के क्यों ना दुल्हन को लेके जाना पड़े। खैर वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे और अपने आगे भी हम कल भी इस तरह की इंटरेस्टिंग डेली डोज ही लेकर आएंगे। ऑल तो अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक दिन बाद ठीक रमज़ान इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और अभी मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल या सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है जो कि हर जगह हम देख रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इलेक्शंस जो हैं उस पर अभी बहुत सारी अदालतों में पेशियों के बाद और तमाम तर सूरत हाल जो PTI में या मुल्क में चलती रही, जो इस्लामाबाद में हमने देखा, जो लाहौर में ज़मान पार्क में हमने देखा, उसके बाद अब इस चीज़ पर बात की जा रही है कि 2 सूबों में इलेक्शन होने चाहिए, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। खैर इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कल हम इजलास भी किया जो 5 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद 1 घंटा इजलास मजीद भी कैरी ऑन किया गया जिसमें इसी बात पर इत्तफाक किया गया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब ये कि PDM या फिर हुकूमत जो है इस बात पर इत्तफाक नहीं करती कि इलेक्शन इस वक्त 2 सूबों में 90 दिन के अंदर अंदर हो। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा अभी सूरत हाल जो है उस पर आप क्या तबसरा करते हैं कि अदालतें और केसेस जो हैं उससे अब तवज्जो हटकर हुकूमत ने और PDM ने जो है खासतौर पर तवज्जो इस पर मरकूज़ कर दिया है कि पहले भी खैर इनका टारगेट तो यही था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए, लेकिन फिर वो आइन कहाँ गया जिसके हम इतनी बात करते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर 2 सूबों में इलेक्शन होने चाहिए। आपको क्या फेवरेबल लगता है पाकिस्तान के लिए, 2 सूबों में इलेक्शन या पूरे मुल्क में एक साथ? सुहा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए बात ये है कि हमें तो आइन और कानून के तहत जाना है। ये बहुत बेहतर होता कि अगर मुल्क में एक वक्त पर ही इंतखाबात होते, लेकिन जो ही हुकूमत आई है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है और उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग है उसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आपको 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। वो वोटिंग हुई और वहाँ पर हुकूमत चेंज होगी लेकिन हुकूमत ने ये अंदिया देना शुरू कर दिया कि शायद वो 1 साल के लिए और इलेक्शन को आगे बढ़ा देगी, यानी कि अक्टूबर 2024 तक चली जाएगी। इस चीज मद्देनजर रखते हुए PTI और इमरान खान साहब ने अपनी सियासी चाल चली और उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तहलील कर दिया। तो बात यह कि हमने आइन और कानून के अंदर रखना है। अगर जनरल इलेक्शन नहीं भी होते तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन लाजमी है, होने ही चाहिए, बल्कि थोड़ा सा बाहर भी निकल गए और ये किसी भी वक्त आर्टिकल 6 का फंदा जो है इन लोगों के लिए बन सकता है जो 90 दिन से बाहर निकल के गए। लेकिन बहरहाल ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह कुछ देर पहले आप लंदन की बातें कर रही थी तो मैं भी वहाँ पे बहुत अरसे रहा हूँ और वहाँ पे भी पार्लियामेंट का इलेक्शन वक्त से पहले भी हो चुके हैं। तीसरा में जब आई थी डेविड कैमरॉन के बाद तो उन्होंने आके असेंबलियाँ तहलील कर दी थी और वक्त से पहले वहाँ पे इलेक्शन होते थे। हमारे हमसाए मुल्क भारत के अंदर आप देख लें कि मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ नसीम सिद्दीकी साहब, हमने देखा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी PDM की जानिब से ये एहतजाज भी किए जा रहे थे, रैलियाँ भी थी कि आप जो हैं सूबों के इलेक्शन करा दें, हमें कोई हर्ज नहीं। और हमने देखा है, बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो हिंदुस्तान की मिसालें दिया करते थे कि वहाँ पर भी रियासती इलेक्शन होता है। लेकिन अब जब हम मुख्तलिफ वज़रा के बयान देखते हैं उसमें काफ़ी तजाद पाया जाता है। लेकिन कल जो मीटिंग हुई, एक बहुत बड़ी मीटिंग जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे और
फिर एक नतीजा ये अखज़ किया गया, जिसमें ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आज एक करारदाद भी पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इस पर आप क्या देखते हैं? और अगर इलेक्शन डिले होते हैं, दूसरी बात ये भी खबरें भी है कि माइनस तहरीक इंसाफ की खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं तो नुकसान कितना पीडीएम को होगा या इसका कोई फायदा पहुंच सकता है? हरमीत, बड़ी अच्छी रिसर्च है माशाल्लाह। आपने बिल्कुल जो माजी की चीज़ों की आपने बयान किया वो बिल्कुल इसी तरह है। मैंने और आपने इकट्ठे पार्लियामेंट भी कवर की है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और अपोजिशन ये शोर मचाती थी पार्लियामेंट में आके कि ये जाली इलेक्शन है, ये जाली असेंबली है और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए। बड़े बड़े धरने मौलाना फजल रहमान की तरफ से दिए गए, मुस्लिम लीग नून ने जलसे जुलूस किए, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी एक मार्च लेके आए थे। तो बात यह कि जब आप खुद अपोजिशन में होते हैं तो आप बड़ी मिसालें देते हैं, आप भारत की भी मिसालें देते हैं, आप यूरोप और अमेरिका की भी मिसालें देते हैं, लेकिन बात यह कि हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। की दिहाई में जो बिकरिंग पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में, आपने देखा कि 1999 में जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो फिर 2000 में से आगे जाके जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इनको लंदन में करनी पड़ी। इतने बुरे हालात थे कि अपने मुल्क में ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। इन लोगों ने वहां से कुछ नहीं सीखा। इनको चाहिए कि मुल्क के अंदर इलेक्शन कराए, इलेक्शन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का तो रूह होती है कि अगर कोई इलेक्शन अनाउंस कर दे तो एक्टिविटीज आ जाती है बहुत। जो पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी है इस वक्त, वो खत्म हो जाएगी, सियासी इस्तेकाम आएगा। सुहा सियासी इस्तेकाम आएगा तो उसके बाद वसीम सिद्दीकी साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, हम ये देख रहे हैं कि दोबारा जो है खासकर नून लीग, पीडीएम की अगर मैं बात करूं, उसमें नून लीग जो है उसका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और कहीं ना कहीं अदालतों पर अटैक करना जो है वो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। कल आपने मोहम्मद खान भट्टी की जो वीडियो थी वो भी आपने देखी कि कस्टडी में जो बयान दिलवाने की कोशिश की गई है, आप नहीं समझते कि एक भोंडी हरकत है, एक मजाक़-ए-खेज़ है? कस्टडी में एक शख्स कस्टडी में अगर कोई है तो उससे बयान दिलवाना कौन सा मुश्किल काम है? इसका क्या नुकसान होगा पीडीएम को, या इससे कोई फायदा उठा के अदालतों पर वो दबाव बरकरार रख पाएंगे? सर हरमीत, ये जो भोंडी हरकतें हैं ना, इन्हीं की वजह से नून लीग की पॉपुलैरिटी खत्म हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े कद काट के लीडर हैं, उन्होंने बड़ा 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बड़ी उनकी रैलीज जो है वो पॉपुलर होती थी। अभी भी पॉपुलर लीडर है, लेकिन क्योंकि वो आवाम के अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से उनकी पार्टी काफी नीचे की तरफ गई। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि ऑडियोज रिलीज करते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता, इनका अदालत में कोई भी इनकी वैल्यू नहीं होती। अब एक शख्स को पहले तो आपने गायब किया हुआ था, 15 दिन वो गायब रहा, उसके बाद उसकी आपने गिरफ्तारी शो की है, उसके बाद उसका बयान ले रहे हैं जिसका अदालत के अंदर कोई भी जो है उसका असर रसूख नहीं होगा या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इससे पीडीएम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में अरबी महंगाई हो रही है, उस तरह लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी आप रमजान की भी मुबारकबाद दे रहे थे, रमजान आने को है, लोगों के पास रोटी खाने को नहीं, आटा लाइन में लग के लेना पड़ रहा है, उसमें लोगों की जान तक जा रही है। नसीम साहब, उसके बारे में तो चले कोई बात ही नहीं कर रहा ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रमज़ान बाजार, रमज़ान पैकेज, महंगाई थोड़ी कम करें। IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो नहीं सका, वो शराइत पे शराइत रखते जाते हैं, कभी जौहरी असासों की या कभी पेट्रोल की सब्सिडी की, एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें खैर इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बात जो कल के रोज़ की गई, सिविल जो कम्युनिटी है उससे भी मुलाकात हुई। कल वफ्द जो है वो इमरान खान साहब से जाके मिला, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके बारे में जो है फवाद चौधरी साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो कहा कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से पॉजिटिव जेस्चर दिया कि हाँ मुझे मंजूर है कि चलो सारे मिलकर बैठेंगे तो जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ कराने के लिए जो भी बातें हैं, जो नकात है, उस पर बातचीत की जाएगी। तो फाइनली इमरान खान साहब भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं इस हवाले से। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात की जा रही है इलेक्शंस को लेकर, इसका कोई फायदा होगा? खैर एक पॉइंट पर तो पूरा मुल्क एक हो, वरना अपोजिशन को या हुकूमत को तो हम ये समझते हैं कि हमारे जानी दुश्मन है, हमने कभी साथ बैठना ही नहीं है, साथ बात ही नहीं करनी, या मुल्क के मुफाद के लिए सोचना ही नहीं है, बात नहीं करनी। देखिए सुहा, इस जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब का बहुत खुशाइन फैसला है कि उन्होंने कहा कि हम सब के साथ मिल बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या है, ये तो पीडीएम कॉन्फ्रेंस है ना, 13 जमातें तो उसके अंदर मौजूद है। जो 11 महीने की आपने परफॉर्मेंस दी है वो आप जरा आवाम में आए तो आवाम आपको बताते हैं कि जो सबसे बड़ी गलती पीडीएम ने की है वो ये की है कि अगर वो कौमी असेंबली के इस्तीफे इस बुरी तरह से मंजूर ना करते और पीटीआई को कौमी असेंबली में आने देते तो वहां बैठ के आप अगर
आइन में तब्दीली ले आए, क्योंकि आइन में तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट लेके आ सकती है। वहां पे आप बैठ के इनके साथ मुशावरत करते और आइन में तब्दीली करके आप एक डेट दे सकते थे कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन जो है इस डेट में होगा। उसमें कोई कदगन नहीं थी, क्योंकि जब पार्लियामेंट आइन के अंदर तब्दीली करती है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम मौजूद है और जिस किस्म की राजा रियाज वाली अपोजिशन है वो तमाम लोगों को पता है, तो ना तो वो आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं और ना तमाम लोग मिलके इसको कुछ हल निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुशादा जहन दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर सियासी जमातें आपस में लड़ती रहेंगी तो फिर तीसरी कुव्वत को इसका फायदा पहुंचता है, और जब तीसरी कुव्वत आ जाती है तो फिर आप मिल बैठते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, फिर आप लंदन में बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो अगर अपने मुल्क में बैठ के ये तमाम मामला आप हल कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जिनसे आप वोट लेके पार्लियामेंट में आते हैं वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, और आपके तो कुत्ते भी जो है वो फ्रांस से मंगाया हुआ पानी और बिस्कुट खा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सबको आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी तबसरा किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे ख्वाजा आसिफ हैं सूबाई जो वज़ीर हैं, वज़ीर दिफ़ा, फ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा, उनका यही कहना है कि कल जो 1 घंटे का इजलास हुआ उसमें तमाम लोग एक ही पेज पर थे, और वो पेज ये था कि इलेक्शंस जो हैं पूरे मुल्क में एक साथ ही होने चाहिए, ना कि सिर्फ 2 सूबों के। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो एक्साइटमेंट का इजहार किया, यकीन वो एक्साइटमेंट आपके घरों में भी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं इस एक्साइटमेंट को महसूस भी कर रहे होंगे। एक महीने को अगर तमाम महीनों में अफजल महीना करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब मग़फ़रत का महीना है, रोज़ों का है, कफ़ायत शुआरी का है, परहेज़गारी का है, इबादत करने का है, माफ़िया मांगने का है, और बहुत सारे ऐसे, मैं तो समझती हूँ कि एक ऐसा बोनस महीना है जिसमें पूरे साल के जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, आजमाइशें हैं, परेशानी, उनका अजाला कफ़ारा इस महीने में किया जा सकता है। लेकिन इसकी रूह क्या है? आप सब तो रमज़ान के बारे में जानते हैं, रोज़े के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल पॉइंट्स भी होते हैं हर एक चीज़ में, जिसके बारे में बहुत सारे इबहाम पाए जाते हैं, बहुत सारे तबक़ात में पाए जाते हैं। या अगर हम एक आम शहरी की बात करें, एक आम मुसलमान की बात करें, तो उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि रोज़ा होगा, सफ़र में होगा तो क्या होगा, अगर आपने रोज़ा रखना है तो फिर आप सफ़र में चले गए हैं, सहरी को लेके, इफ्तारी को लेके, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में सारे सवाल जो हैं उनकी आज हम जवाबात लेने की कोशिश करेंगे, और इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर अली वक़ार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके आने का, तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। आगाज़ में सर सबसे पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस हवाले से थोड़ा सा ज़रूर ब्रीफ करें कि रोज़ा है तो ठीक है, रोज़ा है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन अगर रोज़ा है तो वो हर चीज़ का रोज़ा है, देखने का, बोलने का, खाने पीने का, सोने का, जागने का, हर चीज़ का बड़ा बाकायदा एहतमाम किया जाता है। असल रूह जो है वो रोज़े के हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, उसकी रूह की तरफ आपने इशारा किया। रोज़ा बुनियादी तौर पे आप समझ लें कि ये जो रमज़ान है और जो रोज़े हैं, ये एक ऐसा एडिशनल ट्रेनिंग सेशन है। कोई भी अच्छी कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ का ट्रेनिंग सेशन करवाती है। बिल्कुल, उससे उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना मकसूद होता है, ताकि जो उस ट्रेनिंग से गुजरें अगले 11 माह उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, फिर अगला साल आए, फिर उनको रिफ्रेश किए। बल्कि मैं आपको यहाँ से एक मिसाल दूँ, अरब की तारीख़ में अगर आप देखें तो अरब में चूँकि जंगें बहुत ज़्यादा होती थी और हर दूसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई कबाइल की जंगें होती थी, तो अरब में ये एक रिवाज था कि वो हर घोड़े को जंग के लिए नहीं ले जाते थे। ठीक है। बल्कि उन्होंने गर्मियों के ख़ास अय्याम डिसाइड किए हुए थे। उन ख़ास अय्याम में घोड़े को एक ख़ास मुद्दत तक भूखा प्यासा रखते थे और फिर उस रेतले मैदान में तेज़ धूप में घोड़ों को दौड़ा के उनका स्टेमिना चेक करते थे। ठीक है। और उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि मार्क कर लेते थे कि ये घोड़ा इस काबिल है कि इसको मैदान जंग में ले जाया जाए और ये हमें धोखा नहीं देगा। किस तरह के हालात में, किस तरह के हालात में वो कितना परफॉर्म कर सकता है, तो उसको फिर वो कहते थे अल-खील अस-साइम, रोज़ेदार घोड़ा। अरबी में अगर देखें वो रोज़ा तो नहीं रखता था। यानी मकसद ये है इस पूरी बात से कि इस सारी चीज़ों का महज भूख प्यास से तो अल्लाह को कोई गर्ज नहीं है। गर्ज ही नहीं है, बिल्कुल
असल चीज़ ये है कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरी की तरफ नहीं लाएंगे, और परफॉर्मेंस को बेहतरी की तरफ आप ला नहीं सकते जब तक आप खुद आमादे इस्लाह नहीं होंगे। मुझे पकड़ के किसी ने ठीक नहीं करना, और आपको पकड़ के ठीक नहीं करना, और ना पकड़ के ठीक करने का इस्लाम में कोई तसव्वुर है। ये बहुत बड़ी जहालत है। हमें अक्ल और जबरदस्ती का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। हमें अक्ल और शऊर दिया ही इसलिए गया है। हाँ, अगर तो जानवरों वाली हयात होती ना कि अक्ल से आ रही है कि पकड़ के ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे लगाना है, और जब उससे रोकना है तो किसी चीज़ से बांध देना है ताकि उस तरफ ना चला जाए, जिस तरह जानवरों को बांधते। तो इंसान तो एक बाशऊर हस्ती है। तो बाशऊर हस्ती होने के तकाजे ये हैं कि ये ख़ुद को आमादे इस्लाह करे। वैसे कुरान पाक में देखिए बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, और हमें इन निशानियों से देखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, इनको डिस्कस भी करना चाहिए। कल के रोज़ की सर अगर आप बात करें तो आपको पता है ज़ल्ज़ले के शदीद झटके पूरे पाकिस्तान में, पूरे ख़ित्ते में महसूस किए गए। हमने बड़ा इसको रिलेट किया है कि बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, हम एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अजाब भी कह सकते हैं, हमें श्योरिटी नहीं है, एक आजमाइश भी कहा जा सकता है। मुबारक महीना भी आ रहा है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। ज़ल्ज़ला जो कल हुआ है, एक साइंटिफिक वो इंटरप्रिटेशन है, वो तो होती है, सर वो तो बजाय। दूसरी जो बात है इसकी, देखिए मुबारक महीना तो आ रहा है, लेकिन आटे के लिए जो अल्लाह की मखलूक रुल रही है वो आप लोग नहीं देख रहे। उसी को रिलेट करना जी हाँ, जो भूख से लोग मर रहे हैं उसको नहीं देख रहे। किसी की आह तो अल्लाह की बारगाह में पहुंची है ना, और उस आह का रद्द अमल अल्लाह की ज़ात ने ये दिया, और ये भी ट्रेलर है। और सर देखिए ट्रेलर की आप बात करें, वो झटका जो झटके हमने कल महसूस किए, हम इमेजिन नहीं कर सकते उस झटके को जिसके बाद हमें मोहलत ही नहीं मिलनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए झटके दिए, इसे आपने खूबसूरत बात की। झटके ये कुरान कहता है दिए इसलिए जाते हैं कि इनसे संभल जाओ। ये जो इवेंट्स होते हैं ना, मसलन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में, अरे याकूब की हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से बड़ी दोस्ती थी मलकुल मौत से। उन्होंने कहा कि अगर जब तुम आना मेरी रूह कब्ज़ करने तो पहले पैगाम भेज देना, मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा। हालांकि वो नबी थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब वक्त मुकर्रर आया आ गए, हज़रत याकूब ने फरमाया कि तुमने मुझे वादा किया था कि पैगाम भेजोगे। उसने कहा मैंने तो पैगाम भेजे याकूब, तुमने गौर नहीं किया। पूछा क्या? फरमाया सबसे पहला पैगाम ये था कि जवानी के बाद जब तुम बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल हुए तो ये पहला पैगाम था कि मैं आऊँगा। दूसरा फरमाया तुम्हारे स्याह बाल जब सफ़ेद हुए तो ये दूसरा पैगाम था कि मैं आऊँगा। निशानियाँ। और जब तुम्हारे कव्वी आज़ाद जिस्म के कुव्वत वाले वो कमज़ोरी की तरफ गए, इज़मिलाल की तरफ, तो ये पैगाम था मैं आऊँगा। और सेहत के बाद जब तुम बीमारी की तरफ गए तो ये पैगाम। मैंने तो याकूब 4 कासिद भेजे थे, तुमने तवज्जो नहीं की। तो ये अल्लाह ने ये हमें इंटीमेशनें की हुई हैं। देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, और चलें अगर हम जो पॉलिटिकल पैराडाइम्स हैं उनको इग्नोर भी कर दें, तो ये इस जंग में गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं रह गया। तो ये जो देखिए जो मासूम बच्चा घर में, आप और हमारे बच्चे बहन भाई जो हैं, हम उनकी थोड़ी देर के लिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप इमेजिन करें लिटरली लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं होता और वो पानी का गिलास पी के सो जाते हैं। सर देखिए इस सारे सूरत हाल में अगर हम मुल्की हालात देखें ना, तो जंग जहाद इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। सर वो जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके बच्चे बिलक रहे हैं, जिसके पास पढ़ाई तालीम के लिए दीगर अखराजात के लिए पैसे ही नहीं है, आप सर उस घर की जो सूरत हाल है रमज़ान में किस तरह से हम उसको वेलकम कर सकते हैं ना। एक वार्म वेलकम होता है रमज़ान में, आपको पता है पूरे मुल्क में। देखें बुनियादी जिम्मेदारी रियासतों की होती है, और जब रियासतों पर चोर मुसल्लत हो जाएं तो फिर बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होता कि आपको कोई साले बंदा मिल जाए, तब तक कम अज़ कम एक दूसरे की मदद करके काम को चलाएं। कोई बंदा भूखा ना सोए, सबकी मदद करें, अपने गली मोहल्ले इर्द गिर्द लोगों रिश्तेदारों अज़ा व अकारिब का ख्याल रखें, किसी से थोड़ी चपकलशिया जाने दें, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखें और उसको देते। अच्छा आपको पता है ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, चलिए इस्लाम में तो हमें इस चीज़ पर एम्फेसाइज करके बताया गया कि आपने इस तरह से करना है, इंसानियत के तकाजे भी यही हैं। ये बुनियादी तकाजे हैं। अच्छा हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम ये, हम हर शय को ज़बरदस्ती ठोक के मज़हब के दायरे में बाउंड कर देते हैं ना सर अपने आप को। सर हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, मैं उसको भी चाहती हूँ कि प्रोग्राम में शामिल करें। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हम एक तो हम गिला शिकवा करते हैं अपने हुक्मरान तबके से, और होना भी चाहिए, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ज़िम्मे है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की, अभी इससे कबल हम कुछ चीज़ें जो बाहर दुनिया में देखते हैं, जैसे जैसे रमज़ान आता है, गैर मुस्लिम ममालिक की मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं, और उमूमन हमारे जैसे जो परदेसी जाते हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि क्यों ना ये महीने आएंगे तो हम इसी में खरीदारी करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड की जो रियलिटी है हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ जो मैंने दीन इस्लाम को स्टडी किया है उसमें उमूमन इस चीज़ पर तरजीह दी गई है कि मामलात जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस है,
इबादत पर 10% है तो 90% मामलात पर हैं, लेकिन यहाँ पे इबादत ज्यादा हो जाती है, मामलात जो है कि किसी और तरफ चली जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हरमीत 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। आपको सर हरमीत की आवाज़ आ रही है? अच्छा, हरमीत की आवाज़ को ज़रा करेक्ट कीजिएगा। मैं हरमीत का सवाल सर इस हवाले से पुट कर देती हूँ। हरमीत अपना सवाल जो है वो रिपीट कीजिएगा। मैं अपना सवाल सर आपको डालती हूँ कि हरमीत की जो बात है उसमें ये कि हमारी तरजीहात जो है ना आज के ज़माने में ख़ास तौर पर रमज़ान को लेके या दीगर चीज़ों को लेके जिनका ताल्लुक मज़हब से है सर, वो तब्दील हो गई हैं। अब वो जो सिर्फ रमज़ान में जो रोज़े रख रहे हैं जो मुसलमान हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो है सर। अगर हम बात करें दीगर ममालिक की, जैसे कि अभी हम लंदन की खबर दे रहे थे, तो वहाँ पर वेस्ट एंड को बाकायदा सजाया गया है रमज़ान को वेलकम करने के लिए। एक स्टोर में 500 से ज़ायद अशिया पर डिस्काउंट लगाया गया है सिर्फ इसके लिए। लेकिन सर यहाँ हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुसलमान हैं कि अभी रमज़ान आएगा, जो माल उनके पास पड़ा है, जिस पर इवन के अगर कहीं से सब्सिडी भी कहीं से मिल रही है, तो वो उसको भी कीमतें बढ़ा देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, देखिए हम बतौर माशरा एक बेहिस कौम बन चुके हैं, ठीक है, और उसकी वजह यह है कि हम सब इनफरादियत पसंद हैं। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, हर बंदा अपने, हम इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो गए हैं, और ये इंडिविजुअलिज्म आपको माशरती रवैये आपके डेवलप नहीं होने देती। बिल्कुल ठीक है। और हमारे माशरती रवैये डेवलप नहीं हुए। दूसरी बात जो आपने वो लंदन वाली की है, देखें हर कौम हर मज़हब का एक कल्चर होता है। हमारे यहाँ मज़हब जिन जुहला के हाथ में है, उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने मज़हब को कल्चर की सूरत में डेवलप करके नई उम्मत को, नई कौम को, नई नौजवानों को पेश ही नहीं किया। उन्होंने मज़हब को एक रिजिड चीज़ बनाकर चंद ख़ास क्या कहते हैं रसूमात का पाबंद करके पेश किया है, जबकि बुनियादी तौर पे इस्लाम एक कल्चरल और एक मुतमद्दन मज़हब है जिसके बड़े एस्पेक्ट होते हैं। इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से देखें। अगर आप सेलिब्रेशंस का माहौल बनाएं तो आप देखें कि रमज़ान की रहमतें और रमज़ान की जो हमारे दिल पर एक असरात है वो और खूबसूरती से उठेंगे। सर जी, फ्लेक्सिबिलिटी दीन इस्लाम में इतनी ज़्यादा है हर चीज़ को लेके, लेकिन हमने इसको आपसे कह रहे हैं रिजिड कर दिया है, सख्त कर दिया है। जी हरमीत, दोबारा सवाल कीजिएगा अपना। अच्छा सर, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, मैंने उमूमन देखा है, क्योंकि हम तो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब हम जो नौजवानों में देखते हैं रोज़े का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर हम नौजवानों को देखते हैं कि सुबह सहरी की और उसके बाद जब वो उठते हैं तो भाई अफ्तारी का टाइम होता है। इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे, क्योंकि देखने वाले जो हैं उनको भी एक अच्छा पैगाम जाए कि क्या वाकई ये दुरुस्त तरीक़ाकार है जो आजकल के नौजवानों ने अपनाया हुआ है? सर जी, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इससे बेहतर है फिर आप रोज़ा ना रखें। ये क्या तरीका है? आप रोज़ा रख के और आप सारा दिन आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। रोज़ा रखें और रोज़े देखिए, ये एक ऐसा सेशन है, ये ऐसा पैकेज है जिसमें सालों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र चंद लम्हों में होता है। तो लिहाजा इससे फ़ायदा उठाना है या इससे सो के टाइम गुजारना है, फ़ायदा उठाना है सर। इससे तो हम ये पता है क्या पॉलिसी है हमारी? पॉलिसी ये है कि सोएं और बिल्कुल भूख का एहसास ना हो और बिल्कुल असर के बाद उठें और आधे पौने घंटे के बाद इफ्तार हो जाए और हम वाह 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 हमने रोज़ा रखा। सर एक और चीज़ ऐड कर लें, अगर बंदा सोता भी है, आजकल प्रैक्टिस ये भी है, उठे नमाज पढ़ा सो गए, उठे नमाज पढ़ा सो गए। नहीं, आप उसके अंदर देखें, इबादत करें, रियाजात करें, मेहनत करें, मतलब अल्लाह ताला को याद करें, नेकी के काम करें, नेकी के काम करें। और आज तो नेकी का सबसे बड़ा काम यह है, आपकी जेब में अगर 2000 रुपये और आपकी ज़रूरत का 500 है तो जाएँ और 1500 देखें किस किस को चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। अब ये नेकी का वो कुरान मजीद ने बिल्कुल कहा, आरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब आपने उस शख्स को देखा है जो दीन को झुटला चुका। कौन? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है, वला यउद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और जो गरीब है जिसके पास रोटी नहीं है। ये नहीं कहा कि उसको नहीं खिलाता, फरमाया उसको खिलाने की तरगीब भी नहीं देता, खुद तो खिलाना ही खिलाना, दूसरों को भी कहना यार अगर तुम्हारे पास 2 लुक़मे इजाफी हैं तो जाओ खिलाओ। ठीक है ना? तो यह है इस्लाम का तसव्वुर दीन, जो इन उमूर पर नहीं, अल्लाह कहता है वो मेरे दीन की हकीकत को जुटला चुका है। और इसे भी सदका जारिया कहते हैं कि आपके पास जो भी है, आप उसके वो इल्म है, वो पैसा है, वो दौलत है, माल है। सर जो भी चीज़ें इस्लाम में ख़ास तौर पर हमें बताई गई हैं, जो हमने सुनी है, लेटर और सूनर, साइंस और अगर दुनिया में बात की जाए तो उसकी तहकीक से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें वैलिड होती जाती हैं। हम अगर रूह की, रोज़े की रूह की बात करें तो मेडिकल पर्सपेक्टिव से इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या, जैसे आजकल आपको होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत की जाती है कि आपने रात 8 बजे के बाद विंडो क्लोज़ कर देनी है, कुछ नहीं खाना, फिर आपने सुबह 12-1 बजे के बाद खाना है। तो इस एतबार से साइंस में जो है वो क्या क्या इसके फ़ायदे? जी हाँ, देखें, ये तो इस्लाम बुनियादी तौर पर चूँकि एक आफाकी मज़हब है, किसी एक फ़र्द की फ़िक्र का नतीजा नहीं है। इंसानी नौइयत के मज़ाहिब नहीं, जिस तरह बाकी मज़ाहिब हैं मुख्तलिफ, मसलन अपना बुद्ध मत है, हिंदू मत है, जो अफराद की तख्लीक थे, ये आफाकी मज़हब है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर वही हुआ है। तो लिहाजा इसके एक अमल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसी तरह रोज़े के भी ये फ़ायदे, मसलन जो शुगर के मरीज़ हैं
कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फैट्स हैं, वो रोज़े में जब आप करते हैं, अब ये पता क्या है, तवाज़ुन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप सहरी और अफ्तारी में तबाही मचा दें और आप समझें कि दरमियान के 8 घंटे जो आप भूखे रहते हैं वो आपकी सेहत को मेंटेन करे, ऐसा नहीं है। नहीं आपने रोज़े का मतलब है आपने भूख प्यास बर्दाश्त करनी है, महसूस करना है कि आप यानी भूखे हैं। आपने इतना नहीं खाना कि आपको अफ्तारी तक भूख का एहसास ही ना हो। होता भी है ना, पानी पी लो ढेर सारा ताकि प्यास ना लगे। और उसके बाद आप 6 घंटे इस तरह बेड पे मदहोश पड़े हों, इतना खा लिया कि आपको नहीं, आपको होश आते आते इतना ओवर ईटिंग है, आपको होश आते आते जोहर हो गई है कि जी अब होश आ रहा है, अब नॉर्मलाइज हो, ऐसा नहीं है, आपने भूख प्यास बर्दाश्त करनी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो ज़्यादा हमने बड़ी करीब से देखी है और मेरे ख्याल में हमारे पठान भाई बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं वहाँ पे, जो मैंने देखा है, और ज़्यादा एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो नस्वार है वो ज़्यादा, वो इस्तेमाल भी वहाँ पे ज़्यादा है। फिर हम ये देखते हैं कि जब भी रमज़ान का महीना तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा देखा कि लड़ाइयाँ जो है छोटी छोटी बातों पे बड़ी ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे पे गुस्सा जो है वो ज़्यादा होता है। तो गुस्सा रोकने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? और जब आप पूछते तो कहते हैं भाई मेरे आगे से हट जाओ, मेरा रोज़ा है। ये चीज़ मैंने बड़ी ज़्यादा नोट की। देखें जी, सब उज़र कर देते ना रोज़े को। पहले तो जो आपने वजह बयान की है कि जाहिर है जो सिगरेट का या नस्वार का या इस तरह के किसी भी एडिक्शन का आदी है, जब रोज़े की वजह से आप उससे रोकेंगे तो जाहिर है वो तो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, हम जैसे आम लोगों को जो इस तरह की किसी शय में एडिक्टेड नहीं है, उनके लिए रोज़ा आसान है और इन लोगों के लिए रोज़ा मुश्किल है, अजर भी ज़्यादा है। नशे आदी है ना, चूँकि ये आदी है, इन्हें छोड़ना होता है। देखिए सर, रोज़ा बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़ाहिरी बातनी, आपकी अखलाकी बहुत सारी इस्लाह के लिए आपको एक मौका दिया गया। अब इट्स अप टू यू कि आप उस मौके को इस्तेमाल करते हैं, उस मौके को ज़ाया कर देते हैं या उस मौके को इंजॉय करके गुजार देते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं वापस पलटूँगा कि रमज़ान की सिग्निफिकेंस को ज़हन में रखिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रमज़ान वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ हिदायत के साथ मुतवज्जे होता है। क्या बात है। जितनी इल्हामी किताबें हैं, ये कितनी अजीम बात है, जितनी इल्हामी किताबें अल्लाह ने नाज़िल की सब रमज़ान में। तौरात 12 रमज़ान को, ज़बूर 14 रमज़ान को, इंजील 17 रमज़ान को और कुरान मजीद 27 रमज़ान। यानी अब रमज़ान के सिग्निफिकेंस देखिए कि ये वो दिन और वो रातें हैं जो शुरू होंगी कि इनमें अल्लाह ताला अपनी इंसानियत और अपने बंदों की तरफ हिदायत की गर्ज से मुतवज्जे होता है और वो चाहता है कि ये हिदायत पर आ जाए, रजू करे। तो लिहाजा जब वो मुतवज्जे हो रहा है हिदायत के साथ और बंदे की क्या हैसियत है, बंदा बैठा हो रब की तवज्जो की तरफ अपनी तवज्जो उसके साथ ना मिलाए, सिंक्रोनाइज ना करे, तो ये तो मतलब पूरे साल हम दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि अल्लाह में ये दे दे, ये ख्वाहिश हो गई, ये असल टाइम आया तो उसमें हम जाया कर देते हैं। और वो टाइम जिसमें वो कहते हैं मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, और हम उस वक्त कोताही करते हैं। इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि हम सब शॉपिंग बहुत करते हैं, करनी भी चाहिए सर। पहले रोज़े से ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन इस दफ़ा शॉपिंग को बेशक कट ऑफ कीजिए थोड़ी। लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, जिनके हालात ख़राब हैं आप लोगों को, हम लोगों को उनका अंदाज़ा भी नहीं, तो उनको दस्तो बाजू बनिए। तो शॉपिंग थोड़ी कट भी हो गई तो कोई उसमें हर्ज वाली बात नहीं। मतलब हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल कतई तौर पर ईद है, त्यौहार है, सेलिब्रेट करना है, ये भी इस्लाम की रूह है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ख्याल ज़्यादा करना है इस दफ़ा। खैर सर, हम बात कर रहे हैं एक प्रोफेशनलिज्म में भी ख़ास तौर पर, चूँकि देखिए रमज़ान है, रोज़े हैं, लेकिन काम भी जारी और सारी रहता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, आपको पता है रोज़ा रख के भी आपने 10-11 बजे ऑफिस आना है, 5-6 बजे तक, मगरिब तक आपने ऑफिस पे रहना है। काम के दौरान किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए कि आपने नमाज़ें भी पढ़नी है लेकिन आपने ज़िक्र और अज़कार भी करना है? देखिए, बुनियादी चीज़ ज़हन में रख लीजिए, जो काम है ये ज़िक्र से खुद अफजल चीज़ है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल आप कमा रहे हैं, आप ऐन फ़र्ज़ कर रहे हैं। लिहाजा इस दौरान अगर आप ये समझें कि काम को तर्क करके आप थोड़ा कोई नफली ज़िक्र करें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम आपका अब फ़र्ज़ ज़िक्र है। हाँ, आप नमाज़ों की पूरी पाबंदी करेंगे। दूसरा, इस हवाले से जो चूँकि देखें, जो दौरानिया जिसके इवज़ आप तनख्वाह या जिसके इवज़ आप कोई ख़ास पैकेज ले रहे हैं, तो आप बाउंड हैं उतना टाइम डेडिकेटेडली देने के लिए, वरना वो भी बददियानती होगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत शानदार हुक्म फरमाया, अभी आज गालिबन आज का दिन था, इत्तफाक देखिए ये 29 शअबान थी, आज शायद 28 है या 29 है, देख लेते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम में खड़े हुए और उनको खुतबा दिया, इस्तिक़बालिया खुतबा, और फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा अजीम महीना हम पर आने वाला है। उन्होंने बताया, यार सर बताइए कौन सा अजीम महीना? तो आपने फरमाया ये वो अजीम महीना है जिसमें अल्लाह नफल का अजर
फ़र्ज के बराबर कर क्या बात है, क्या बात है। ये वो अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताला फ़र्ज का अजर 70 गुना या 700 गुना या इससे भी ज़्यादा जितना वो चाहता है बढ़ा देता। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद फरमाया ये वो महीना है कि इस महीने में अगर कोई किसी मुसलमान का रोज़ा अफ्तार कराए हत्ता के पानी के घूंट से भी, तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत लिख देता है। पांचवा फरमाया, ये सबसे अहम बात जिसके लिए मैंने ये हदीस सुनाई, फरमाया कि जो अपने मातहतों पर इन दिनों में, जो अपने सब ऑर्डिनेट्स हैं काम कर रहे हैं, इन दिनों में अपने मातहतों पर काम के हवाले से नरमी रखेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हिसाब के वक्त इस नरमी का लिहाज रखते हुए उसके साथ नरमी रखेगा। क्या बात है। तो लिहाजा आपने अपने आपके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, फिर जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं, इन सब को ये चाहिए कि इस चीज़ का एक फ्लेक्सिबल रहें। काम तो होता रहेगा लेकिन चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। जाहिर है इंसान रोज़े के साथ है, भूख प्यास के साथ दूसरों है, का ख्याल तो उसको अकोमोडेट करें। सर मैं ज़्यादातर ना ख़ासतौर पर इस तरह का टॉपिक हो तो मैं सवाल वो पुट करती हूँ जो मेरा मसला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मसला है, तो मेरी तरह बहुत सारी ख़वातीन जो स्क्रीन की उस तरफ हमें देख रही हैं उनका भी यही मसला होगा। सर तैयार भी होना है, स्क्रीन पे भी आना है, काम भी करना है। ये चले स्क्रीन पे आने की बात को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो ख़वातीन जिन्होंने तैयार होकर ऑफिस पे जाना है, काम भी करना है। सर क्या क्या तकाज़े हैं कि जो कि ये प्रैक्टिस करनी भी पड़ती है? अगर रमज़ान के महीने की बात करें तो पूरा साल आपने अगर हिजाब का, नमाज का, ये इनका अहतमाम नहीं करना तो आपने ख़ासतौर पे इस महीने में करना होता है। इसमें बड़ी हम कंट्रोवर्सी कर देते हैं ना कि पूरा महीना आपने कर लिया, पूरा साल आपने नहीं किया, ये आपने क्या कर दिया। अगर मैं एहतमाम कर रही हूँ इस पूरे महीने में तो हुक्म है कि इस महीने में एहतमाम करो, हुक्म है कि रिजू करो। प्रॉब्लम ये है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर एक बंदा रमज़ान में इज्तनाब कर रहा है, ज़्यादा एहतमाम कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों का, तो मुझे ये बताइए कि उसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? आप उसे ये कहेंगे पूरा साल नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले अभी शब कदर गुजर, ये शब बारात गुजरी है, तो एक टीवी चैनल पे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, आलिम थे, वो कहते थे कि नहीं जी इस रात को कोई इबादत साबित नहीं है, इस रात को कुछ। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा छोड़ दें दलाइल और बहस, मुझे एक बात बताएं, अगर आज की रात एक बंदा जो कि कभी नमाज के पास भी नहीं गया, वो बैठ के थोड़ी देर मुसल्ले पे रब के आगे रो लेगा या कुछ मांग लेगा, इसमें नुकसान क्या हो जाएगा आपका? हो सकता है वो कबूलियत का उसका लम्हा, क्या पता उसके लिए कबूलियत करना, चुप कर गया। तो प्रॉब्लम ये है हर चीज़ में, यही तो मैंने कहा है, जो हमारे पास इस्लाम का वर्जन है ये इस्लाम का वर्जन नहीं है, ये है सरकारी वर्जन। अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल, मुफाद जो चीज़ मुझसे हमसे टकराती है वो हम, और पता है क्या, इस्लाम भी हर बंदे का यहाँ पर हर मौलवी का अपना है, मुख्तलिफ है, जो वो समझता है, जिस चीज़ को उसने अपने मिजाज के मुताबिक जानना है। अच्छा अपने अमल में वो जैसा भी हो, मैंने एक किताब लिखी थी करेंसी नोट पर आज से कुछ अर्सा पहले, उसमें एक चैप्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, उसमें एक चैप्टर था कि बैंक्स के जो प्रॉफिट हैं वो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मेरा चूँकि एमकॉम फाइनेंस भी है तो उसके प्रोजेक्ट वो इंटरेस्ट सूद में आता है कि नहीं आता है कि नहीं आता, ले सकते बहस है। नहीं जी, मैं गया कई लोगों के पास, बड़े बड़े लोग हैं, नाम नहीं लेता, ओए होए होए होए, नहीं जी नहीं, हराम, जो फतवे दिए उन्होंने, फतवे दिए। और यकीन कीजिए जब मैंने सर्च आउट किया उनमें से हर एक के 4-4, 10-10 PSL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स थे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब नेक हो जाएं, आप ये चाहते हैं कि अगला नेक हो जाए, वो ये चाहता है कि वो नेक हो जाए। हम बताते अपनी ज़ात पे काम नहीं करेंगे, हम असल में दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हमें से कोई भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ इसको एड्रेस कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहमाम पाया जाता है और एम्बिग्विटी है इस हवाले से। ब्रश करना है नहीं करना, और मेकअप करना है नहीं करना, आंखों में काजल डालना है नहीं डालना, सफ़र में है तो रोज़ा इफ्तार हो गया या सहर होगी तो क्या, ये बहुत छोटे छोटे मसले। इससे मुझे लगता है कि बड़ी क्लैरिटी है भी, लेकिन जितनी क्लैरिटी उतनी एम्बिग्विटी भी है। पहले तो ब्रश करने के बारे में बताइए। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रोज़ा रख लिया, बिल्कुल ब्रश हल्क में टेस्ट ना जाए, हल्क में टेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप पेस्ट के साथ कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं है, पेस्ट के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर। आप मिसवाक तो फतवा आ जाए, मिसवाक आ जाए, मैं बैठा हूँ ना, मिसवाक सुन्नत है ना, तो आपने कभी मिसवाक किया है? हर मिसवाक में मुख्तलिफ टेस्ट होता है। हाँ। तो अगर टेस्ट की वजह से टूथपेस्ट को नाजायज़ करना है तो फिर मिसवाक भी नाजायज़ होना चाहिए, जबकि मिसवाक सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि मिसवाक। इफ्तार ख़वातीन बनाती हैं घर में, आपको पता है कि ये रोज़ा होता है लेकिन नमक मसाला जार टेस्ट करने होते हैं। कहते हैं कि आप कुछ भी करें, टेस्ट बर्ड्स जो है ना आपके टीथ के वो नहीं होने चाहिए। तो ये जो अगर अफजल तो ये है कि देखें, घर वालों को भी ये समझना चाहिए कि इस हद तक मजबूर ना करें कि थोड़ी सी कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाए, थोड़ा टेस्ट ऊपर नीचे हो जाए तो उसको बेयर करें। हाँ, लेकिन इस वक्त तक फ़ोका ने ये इजाज़त दी है कि अगर किसी का शौहर बड़ा ही सख्त है इन मामलात में, और मामलात ख़राब हो सकते हैं, तो फिर वो चखने की हद तक है, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझता। आप इसको ठीक नहीं समझते, ठीक है सर। मेकअप करने के डॉक्टर साहब, दो चीज़ें जो आपने कहीं भी, मैं चाहता हूँ कि उसी पर सवाल करूँ, और
कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए। हम अपने दफातर में भी देखते हैं, हम सरकारी दफातर में भी देखते हैं कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो हम ये देखते हैं कि अगर दोपहर को अजान होती है तो फिर हम बहुत सारे ऐसे काम करने वाले जो हैं वो हम उनको देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, और फिर वो अगर आप उनसे सवाल भी करते हैं तो जवाब बड़ा तल्ख भी होता है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कितना ज़रूरी है इतना टाइम मस्जिद में गुजारना, जब नमाज हो भी जाती है फिर भी आप टाइम कहीं ना कहीं उधर बैठे होते हैं। दूसरी चीज़, मेरे दोस्त है आज भी हैं, तो वो वाकई से आए और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ खाऊंगा, रोज़े का महीना था। तो मैंने कहा भाई आज तो रोज़ा है तो कैसे आप कहते हैं मैं सफ़र में हूँ, अरमीत आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये बताइएगा कि क्या वाकई से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ आना, इस सफ़र के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या ये तरीका दुरुस्त है कि आप 10-20 किलोमीटर के फासले पर भी? हरमीत का सवाल जो होता है ना वो हमेशा रियलिस्टिक होता है, नहीं लोग ऐसा करते हैं उनके सामने, ये सवाल है। तो ये है, ये ज़हन में रख लीजिए कि हरमीत साहब भी इसको समात फरमा लें कि जो शरी सफ़र है वो ये सफ़र नहीं है कि आप डिफेंस से मॉडल टाउन में आएंगे एक ही शहर के अंदर या टाउनशिप से इधर आएंगे, ये कोई सफ़र नहीं है। वो सफ़र जिसको शरन सफ़र कहते हैं वो 92 किलोमीटर्स के बाद शुरू होता है, जहाँ पर नमाज कसर होती है, आधी हो जाती है, उसको शरन सफ़र डिक्लेयर किया। जैसे लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो इस्लामाबाद जाएं बिल्कुल। तो उसमें भी अब जो फ़िक़्ह यहाँ पर फ़िक़्ह है उनमें इख्तलाफ है। फ़िक़्ह जाफरिया जो अहले तशय्युअ, उनमें सफ़र में रोज़ा रख ही नहीं सकते, आप लाजमन बाद में रख के कज़ा करेंगे। अहनाफ हमारे नज़दीक, अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक सफ़र में रोज़ा रख सकते हैं अगर आपको ये गालिब गुमान हो कि कोई मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, या आपको मतलब हेल्थ का कोई इशू नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अहले सुन्नत में अफजल ये रख लें। लेकिन ये सफ़र ये नहीं है यहाँ से मॉडल टाउन जाना है, या यहाँ से आपने स्टेशन पर जाना है, या यहाँ से अभी आपने पीटीवी स्टेशन पे जाने और आप कहेंगे मेरा रोज़ा नहीं है, ये कोई मसला नहीं। उज़र जो है ना, 1000 होने को 1000 हो जाए, नहीं होने को तो एक भी नहीं है। अब रोज़ा नाम ही बर्दाश्त करना है कि वो आप सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र कर भी रहे हैं, 4 घंटे का सफ़र है तो आपने सफ़र ही करना है ना, बिल्कुल। आप क्या रोज़ा मतलब। अच्छा अगर आप सफ़र में हैं तो इस हवाले से जो हरमीत ने सवाल किया कि वो जो आके वो शख्स खा रहा है कि मैं रोज़े में हूँ, इस हवाले से क्या पैगाम है कि क्या इसमें तलकीन है? लोगों के सामने तो नहीं खाना चाहिए, वो तो जायज़ नहीं। तो देखें तो रोज़ा छोड़ा हुआ है, खुद ऐसा नाजायज़ काम किया। और ये जो कहा जाता है किसी रोज़ेदार के सामने खाना भी नहीं चाहिए, एहतराम करना चाहिए। फिर उसके सामने आके खाना, ये तो बड़ी ये नहीं, ये रोज़ेदार की बेएहतरामी नहीं है, ये रमज़ान के तकद्दुस की पामाली है। हुज़ूर ने फरमाया कि ख़बरदार अगर कोई बीमार है और उसने रोज़ा नहीं रखा तो वो रोज़ेदारों में बैठ के हरगिज़ मत खाए, क्योंकि इससे एक तो उनका तो खाल फितरी जज्बा, भूखे होंगे तो उनको थोड़ी सी वो तलब महसूस होगी। दूसरा ये है कि वो रमज़ान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। और इससे एक रिलेट बात करूं, ये तो आपका दीन आपको बताता है कि अगर कोई भूखा, रोज़े से भूखा है, उसके सामने जाके आपने कोई ऐसी शय नहीं खानी तो जिसकी जेब में नहीं है और वो वैसे भूखा है, तो उसके सामने आप जाके खाएंगे। सर ये देखिए ना, ये वो पैगाम है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें मिलता है। हाँ जी। और मौलाना रूम से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी हराम है, मौसीकी पर भी बड़े फतवे हैं, उस पर भी मेरी एक किताब आ रही है, मौसीकी हराम है, उस पर बड़े फतवे हैं। मौलाना रूम से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी हराम है, ये क्या नाम है इनका, जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हरमीत, इनसे कहिए ये ज़रा तवज्जो से बात सुने। तो मौलाना रूम ने फरमाया वो मौसीकी हराम है जो उस बर्तन की आवाज़ से निकले जिसमें एक घर वाले खा रहे हो और हमसाए वाले भूखे उस बर्तन की आवाज़ सुन रहे हैं, वो मौसीकी हराम है। क्या बात है। ठीक है, तो ये है असल रूह और ये असल तसव्वुर, और जो यहाँ पे चल रहा है वो सरकारी मजहब है। सरकारी मजहब, ये टर्म अच्छी है सर। जाते सर तरावी के हवाले से बताइएगा, ये तरावी जो है वो ख़वातीन मर्द हज़रात के लिए पढ़ना तरावी एक नफली इबादत है, नफली है। अच्छा क्या, अब इसके लिए ये है कि ये जो है जिस तरह हर मसले में गैर ज़रूरी एहतमामात होते हैं, आपका कोई इवेंट आता है, शादी आती है, तो आप रेगुलर भी तैयार होते हैं, शादी में आप ज़्यादा एहतमाम करते हैं, ज़्यादा एहतमाम। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई सीज़न आते हैं तो उसमें भी गैर ज़रूरी एहतमामात करने चाहिए। लिहाजा अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी 5 नमाज़ों में 2-2 करके थोड़े थोड़े नफल पढ़ते हैं, तो इसमें अल्लाह ने फरमाया कि खड़े होके एक यानी तरावी को पढ़ो, ताकि उसमें क़याम भी हो जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें जमा है, उसमें तिलावत भी हो जाए। आप एडिशनली अगर कुरान नहीं पढ़ सकते, उसमें कुरान की तिलावत की समात भी हो जाए, सब कुछ हो, सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो बिल्कुल तरावी पढ़नी चाहिए और नवाफिल की भी कसरत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैंने देखी है, यानी मैं ज़ाहिर बात है कि गांव में होते थे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, ज़ाहिर बात है इस माशरे का हम भी हिस्सा हैं,
तो मैं ये देखा करता था कि अब मस्जिद में जहाँ पे छोटी तरावी रखी जाती, दूसरे में लंबी, तो हम ये देखते थे कि पहले 15 दिन जो है वो नौजवान जो थे वो उसी में टाइम उसी मस्जिद में जाया करते थे। जब वहाँ लंबी शुरू हो जाती तो फिर वहाँ से रुख करके किसी और मस्जिद जहाँ पे छोटी तरावी होती थी। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? क्या इसमें देखिए, हमारे यहाँ मकातिब फ़िक्र में अहले हदीस हजरात जो हैं वो 8 तरावियाँ पढ़ती हैं और जो अहले सुन्नत हैं वो 20 पढ़ती हैं। 20 पढ़ते हैं। सर ये नफली इबादत है। असल चीज़ ये है कि आप 2 से शुरू कर लें, पढ़नी शुरू करें, काम शुरू होना चाहिए, वो 8 हो या 20 हो। असल मकसद देखें, वो 8 में भी पूरा कुरान खत्म करते हैं, ये 20 में भी पूरा कुरान करते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। डॉक्टर अली वकार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर, और बड़े कम वक्त में हमने जो कोशिश की कि सारी चीज़ों को कंसाइज करके आपको बताया जाए, लेकिन इन शॉर्ट ये कि इस्लाम जैसा दीन एक ऐसा फ्लेक्सिबल दीन है कि इसमें जबर की और ज़बरदस्ती की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। हर चीज़ और हर मसले का हल मौजूद है। तो अगर एक महीना आपको तोहफे के तौर पर दिया जा रहा है तो उसको जितना कैश कर सकते हैं करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। तैयारियां करें, एहतमाम करें। हमने लेनी एक ब्रेक, वापस आते हैं। देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज का दिन जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में दस्तयाब मकदार जो पानी की है वो तकरीबन 250 अरब क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 90% जो है वो सिर्फ इस्तेमाल होता है आपकी ज़राअत में, जो 4% है वो सनत में इस्तेमाल होता है। बाकी 6% की अगर हम बात करें तो वो घरेलू इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तमाम तर मकदार के बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। इस सारे सिनेरियो में मुल्क में मौजूद वसाइल की हम खास तौर पर बात करेंगे कि वसाइल क्या हैं, और इतने वसाइल होने के बावजूद भी मसाइल उससे ज़्यादा हैं। तो खैर इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए कि पानी की किल्लत या ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी मकदार को कंट्रोल करने के लिए या मुल्क में जो दस्तयाब वसाइल हैं उस तरह किस तरह से उसको बुरुए कार लाया जा सकता है। खैर इस पर बात तो बहुत की जाती है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ज़रा थोड़े से सोल्यूशन की तरफ जाने की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अहमद गुल, इन्हें कहते हैं UMT से इनका ताल्लुक है, डायरेक्टर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। वहाँ पर आपका आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और पहले भी हमारा एक डिस्कशन हो चुकी है इस हवाले से, और खैर उस वक्त जो टॉपिक था वो सैलाब था, और सैलाब का पानी हो, डॉक्टर साहब ग्लेशियर का पानी हो, वसाइल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अभी हम ब्रेक में डिस्कशन कर रहे थे कि हम दासू डैम की अगर बात करें या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो खैर इस पर साल काम होता है और उसके बाद जाके कई मसाइल हल हो सकते हैं, हमें देखने में नज़रिया आता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आप बात करते हैं राजनपुर की या उन एरियाज़ की जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, या तो पानी बहुत ज़्यादा है एक्सट्रीम 1 पॉइंट, सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, खुश्क साली है। तो सर वहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की या स्मॉल स्केल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी? असल में जो लार्ज स्टोरेजेस हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए डेफिनेटली उनकी ज़रूरत है। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे खुश्क साली होती है, जिस तरह हमारे कई हिल टोरेंट बेल्ट है जिसमें पिछले साल बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, लेकिन उन्हीं एरियाज़ के अंदर स्मॉल स्केल स्टोरेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्टोरेजेस जो हैं वो उनको थोड़ा वाटर सिक्योर बना सकती हैं। अभी कल IPCC AR6 रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के अंदर तकरीबन 1 बिलियन लोग खुश्क साली से अफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, 1 बिलियन लोग। और साथ साथ जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद में 25 से 30% इजाफा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले साल के सैलाब के अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि उसके अंदर मज़ीद इजाफा कितना ख़तरनाक होगा। और ना सिर्फ ये कि इजाफा होगा, बल्कि जो अगर हम वाटर डे के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो खुश्क साली है और सैलाब है उसकी वजह से उनकी जो वाटर एंड सैनिटेशन है वो सबसे पहले मुतासर होती है। और यानी आपके पास अगर पीने का साफ़ पानी नहीं है और उसकी वजह से जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ऑन एवरेज ऑन अ ईयरली बेसिस हम यानी गंदा पानी पीने से तकरीबन इन्फेंट्स के अंदर 53,000 डेथ्स हो रही हैं ऑन एन एनुअल बेसिस। तो ये यानी इतना बड़ा इशू है। इसको यानी वर्ल्ड वाटर डे का मकसद ये है कि हम इन इश्यूज़ को थोड़ा सीरियसली लें। सर ये तो चलिए हम बात कर रहे हैं एक तो खुश्क साली की, किल्लत की, या पाकिस्तान के तीसरा नंबर होने की जहाँ पर पानी के वसाइल कम मौजूद है। अब हम सर उस बारे में बात कर रहे थे। सर जो मौजूद वसाइल है
वो लोग किस तरह से अवेल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्योरीफाइड ज़राए हैं पानी को हासिल करने के, पानी के हसूल के। बाकी जो हासिल कर रहे हैं पानी वो प्योरीफाइड नहीं है, या वो उस स्टैंडर्ड पर मीट नहीं करता जिसमें ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुँचे, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इस हवाले से कैसे एड्रेस करेंगे? असल में इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पहले तो इसको कंटेक्चुअलाइज करें कि पाकिस्तान यानी यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में कहा था कि वाटर और सैनिटेशन यानी पीने का साफ़ पानी जो है वो एक बुनियादी हक है हर बंदे का, ठीक है, बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, हमारे 70% घराने जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास जो पीने का पानी है उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे घराने हैं हमारे जो ख़ास करके इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास हैं जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनके पीने के पानी के अंदर अब हैवी मेटल कंटामिनेशन है। और उस कंटामिनेशन की वजह से आप यानी अगर लेड कंटामिनेशन है या आर्सेनिक की कंटामिनेशन है, उसका वहाँ के बच्चों के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट पे, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट पे क्या मुज़र असरात होंगे, ये वी नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट एंड वी नीड सॉल्यूशंस फॉर दिस। अच्छा, हमारे साथ हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें हमारे मुल्क में जिस तरीके से पानी की जो किल्लत है उसमें शिद्दत आ रही, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो सिंथास मुआहदा है उस पर भी वो सोच रहा है और वो खबरें भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। ऐसे में अगर हम दरियाओं के पानी की बात करें तो 78% पानी जो है वहाँ से हमें मिलता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो ज़्यादा जो पानी है हमारे ज़री ज़मीनें जो हैं उसमें इस्तेमाल होता है, और उसकी GDP की अगर बात की जाए तो उसमें हिस्सा जो है 5% के बराबर भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुतबादिल कुछ तरीकाकार होना चाहिए दूसरी दुनिया ने जो अपनाया हुआ है, और कम से कम इस पानी को की बचत जो है वो हो सकती है? और इसी के साथ साथ एक और सवाल ऐड कीजिएगा, हम इजराइल को देखें या हम सिंगापुर को देखें, 40% जो है वो रिसाइकल करते हैं अपना पानी, 90% इजराइल करता है, तो क्या ये तरीकाकार यहाँ नहीं अपनाया जा सकता? हमें जो पानी का इस्तेमाल है उसको इम्प्रूव करने की, यानी वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसकी थोड़ी देर पहले मैं और सोहा यही बात कर रहे थे कि मुनसिफाना पानी की तकसीम की ज़रूरत है। और अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा जो इस्तेमाल है पानी का पाकिस्तान के अंदर फ्रेश वाटर का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पानी को यानी उसकी इरिगेशन की प्रैक्टिसेस हमारी इतनी वेस्टफुल हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अंदर हमारी जो जिस किस्म की फसल हम काश्त कर रहे हैं कई इलाकों में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि हमारी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी की वैसे ही किल्लत है। तो उसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारे कई डोमेस्टिक वाटर है उसके लिए हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कमर्शियल जो यूजेज है उसके लिए भी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें। उसको ऐसे सोचते हैं हम जिस तरह कि ये एक इनफाइनाइट रिसोर्स है, हालांकि ग्राउंड वाटर एक ऐसा है जिस तरह हमारा सेविंग्स अकाउंट है, हम उसमें से जितना ड्रॉ करेंगे उस जितनी स्पीड पे हम विड्रॉ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, उतनी स्पीड पे वो रिचार्ज तो नहीं हो रहा। तो हम जब उसकी मुनसिफाना तकसीम की बात करें तो वो ना सिर्फ अभी हमारी प्रेजेंट जो जनरेशन है उसके लिए। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये नहीं लगता कि 1972 को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी आबादी 6 करोड़ थी, और अब हम देख रहे हैं कि मामला जो है 22, अब तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कंट्रोल अगर करेंगे तो मामला दुरुस्त समझ में जाएंगे? बिल्कुल, पॉपुलेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं। और ऑफ कोर्स उसमें अभी पॉपुलेशन के साथ साथ यानी वी हैव टू फिगर आउट कि हम किस तरह से जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको, यानी एक्सेस टू वाटर है फॉर ऑल दैट पीपल हु आर अलाइव राइट नाउ, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए एक्सेस टू वाटर को हम इम्प्रूव करें। और ऑफ कोर्स फ्यूचर में आने वाली नस्लों के लिए भी जो पानी है उसको इस तरह से अपने वाटर रिसोर्सेज को छोड़ें कि वो कल को लोग इस्तेमाल कर सकें। हमारे जो दरिया हैं या हमारा ग्राउंड वाटर है वो ऑन अ वेरी इंक्रीजिंग पेस वो कंटेमिनेट हो रहा है इस वक्त। और सर एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम अगर शहरों की बात करें तो हम ये बात करते हैं कि अब जो हरियाली या सरसब्ज जो जगह थी अब उन्हें हमने कंक्रीट कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। बहुत देखिए पानी मेन स्ट्रीम एरियाज जो हैं वहाँ पर शदीद किल्लत हो गई है, जहाँ पर हम कभी इमेजिन भी नहीं करते थे, जहाँ पर पानी की एक्सेस भी बिल्कुल ठीक है, लोग उसको प्योरीफाई भी तरीके से कर सकते हैं। ये फैक्टर जो है ये आने वाले दिनों में ज़ेर ज़मीन पानी उसको कितना डिस्टर्ब करेगा, दूसरा कि उसकी किल्लत मजीद कितनी बढ़ेगी, हमें कितना नुकसान होगा। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इस तरह से कि दो तरह से इसका हमें इम्पैक्ट है।
जितनी हमारी ग्रीन स्पेसेस कम होती जाएंगी या ग्रीन परमिएबल स्पेसेस कम होती जाएंगी जहाँ से पानी जो है वो ज़मीन में जा सकता है, जितना हम वो कम करते रहेंगे हमें दो तरह से नुकसान होगा। एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होता जाता है, उसकी वजह से उसकी जो रेट ऑफ रिचार्ज है वो कम हो जाता है, और दूसरा हमें नुकसान होता है जब तेज़ बारिश होती है। हाँ। तो उस वक्त वो यानी जो यानी जितना हमारी कंक्रीट या ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पानी नहीं एब्जॉर्ब हो सकता या परकुलेट नहीं हो सकता, वहाँ से रन ऑफ जनरेट होता है, वो एकदम से हमारी सड़कें, हमारे घर जो हैं वो ज़िया हो जाते हैं। ठीक है, सो दोनों तरफ से हमारी ये इसके अंदर हमारी शहरों की जो प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग है, जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और चीज़ इसको एड्रेस कीजिएगा कि अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, उन साइड्स की, सर वहाँ तो वहाँ ग्लेशियर हैं, पानी है, वहाँ पे चश्मे बह रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पानी बहुत मौजूद है, लेकिन वो भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन धांसू डैम की तो हम बात कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, लेकिन इन पॉइंट्स पर छोटी छोटी जो आप सीवरेज की बात करें तो वो कितना ज़रूरी है कि उसको हम सेव कर सकते हैं, या स्टोरेज वो हो सकती है, किस तरह से उसको बेहतर करके हम उन एरियाज़ को कम से कम इस चीज़ से प्योरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पानी की किल्लत अगले आने वाले चंद सालों में नहीं होगी या उनकी जनरेशन को मसला नहीं होगा। बिल्कुल, असल में ये आपका जो पॉइंट है ये दोबारा वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है कि हमारे जितने भी लोग हैं, कई ऐसे इलाकों में जहाँ पे हम समझते हैं कि यार यहाँ तो पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे साफ़ पानी की किल्लत होती है और फिर सैनिटेशन की ज़रूरत होती है उन इलाकों के अंदर। और ये जितने भी हमारे शहरी हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, या वो दही इलाकों में रहते हैं, या वो पहाड़ी इलाके जात में रहते हैं, तो उनका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है कि उनके इलाकों में सैनिटेशन का निज़ाम हो, वहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ़ पानी हो, और वो यानी साल के 365 दिन उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये उनका जो राइट है, ये हुकूमत यानी दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सब आपको याद होगा कि 2018 में भी एक कमेटी बनी और कोशिश की गई कि कैसे इस सिस्टम को जो है दुरुस्त किया जाए, लेकिन हमें देखा कि उसमें भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर क्या ऐसे इक़दाम हैं, अगर वो हों तो फिर मामला जो हैं वो सुधर सकते हैं? हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। उसमें एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो क्लाइमेट चेंज लेके आ रहा है, उसको एज हम अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। यानी क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए फाइनेंसिंग इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है, उसको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, ये हुकूमत का इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसको किस तरह से हम अपनी वनरेबल कम्युनिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए किस तरह से उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त। अच्छा, हुकूमत की आपने बात की, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की चलिए हम बात कर लेते हैं। जो पानी मैसर है उसको साफ़ करके या अपने वसाइल जो है इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाना, ये एक मिनिमम टारगेट है जो कि हम कर सकते हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर पानी में कुछ चंद एक चीज़ों की मकदार की बात करें तो वो सर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर हम वो पानी इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो साफ़ नहीं है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स के थ्रू अगर वो साफ़ हो रहा है तो हमारी हेल्थ को डैमेज नहीं कर रहा, वो क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। उनकी अभी रिसेंटली मुझे अपने कुछ कॉलीग्स हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन पाकिस्तान लाहौर के डिफरेंट इलाकों के अंदर से सैंपल्स ली और उनको PCSIR की लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाया। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इलाकों में, अभी हम एक बड़े शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसके अंदर कंटेमिनेशन थी, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन थी, विच वाज रादर एक्सपेक्टेड, वेरी अनफॉर्चुनेट लेकिन एक्सपेक्टेड। उसके बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया कि जी इन एरियाज़ के अंदर हैवी मेटल की कंटेमिनेशन है, तो PCSIR जो है वो हमें बताए कि इसके अंदर क्या लेड मौजूद है या नहीं। तो वो जब भी रिपोर्ट भेजते थे तो वो आगे से कहते थे नहीं इसमें नहीं है। अच्छा। फिर उन्होंने एक सैंपल के अंदर खुद से थोड़ी सी लेड ऐड की अपने, यानी उनको पता था कि हम इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में लेड ऐड करें, उनको कहा इसको ज़रा टेस्ट कीजिए, वो फिर कहते हैं इसमें कोई लेड नहीं है। ओह माय गॉड, खुद चेक करके भी, खुद ऐड करके भी। The standards do exist, but testing and implementation is extremely important. थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, थैंक यू सो मच। और बातों से एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ठीक है, हुकूमत की कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हवाले से यकीनन जिम्मेदारी है कि महकमा मुतल्लिका महकमा जाता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपका ताल्लुक किसी महकमे से है या फिर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, सो बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी आयद होती है, तो खैर उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल नए टॉपिक, नए इशू से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रमज़ान की भरपूर तैयारी करें, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।